कि आदमी के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, उसकी जान भी नहीं होती है। और मेरी बहन तिरुपति जाकर आई थी। अब क्योंकि उसके पेट में क्या है वो जाके मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा, वो मेरे को भी नहीं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। कोई भी इंसान क्रूर नहीं होता है, उसे क्रूर बनाया जाता है। भगवत गीता में भी ये लिखा है कि जब इंसान को नहीं समझ में आता है ना, तो लास्ट उपाय उसके लिए यही है कि लाठी उठा लो। झगड़ा करके आती है उसके मायके में, तो उसके मायके वाले का ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो जाके अपने दामाद से बात करे, अपने साले इतने जीजे से बात करे कि भाई क्या हुआ। लड़की की गलती जो है प्रूफ के साथ, वो प्रूफ देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं सब कुछ कर्म के ऊपर छोड़ता हूँ, सब कुछ। मेरे को पता है कि आज मैं अच्छा करूँगा तो ही मेरा आने वाला कल अच्छा रहेगा, चाहे वो कितना भी छोटा पाप क्यों ना हो या कितना ही बड़ा पुण्य क्यों ना हो। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस दिन न्याय की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ ड्रामा चल रहा था और उस ड्रामे का मैं विलन बन गया था। कई समय से मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है ना, उसे मैं कहीं सेव करके रखूं, क्योंकि आज की जनरेशन बोलो ये या दुनिया बोलो, इस दुनिया में मर्दों की कोई सुनता नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई सुनता नहीं है। तो जो मर्द होता है ना, आदमी, उसे क्या है ना कि अपने बेगुनाही का सबूत ध्यान में रख के ही कोई भी कार्य करना पड़ता है, किसी भी प्रकार से। वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। और वो ये है कि मैं जो मेरी वाइफ के साथ में थोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले हमारे जीवन में देखो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, आए गए, एक हो गए हमेशा। लेकिन क्या है कि मेरी वाइफ का ऐसा है कि उसने, देखो गलतियाँ उसकी भी है मेरी भी है, मैं उसके लिए ना नहीं बोलता हूँ। हुआ यूँ कि हमारे घर बीच में जो झगड़े होते थे, तो वो क्या घर छोड़ के चली जाती थी और मैं वापस उसको थोड़े टाइम के बाद में बुला कर लेके आ जाता था। तो ऐसा उसने 4-5 बार किया पूरी लाइफ में, मतलब इतने सालों में। और मैं हर बार जाऊँ, क्योंकि गलती वो करे, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलावे मतलब कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब देखो गुस्से का मतलब क्या होता है, आपको मैं ये चीज़ समझा दूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बार बार ऐसी चीज़ें करे जो आपको पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इरिटेट करता रहे तो तुम क्या करोगे? उसका इलाज करोगे ना करोगे? और जो भी वाजिब होगा, जो भी मतलब का इलाज का जो भी वो होगा, जो भी लायक होगा वो इलाज के वो इलाज आप करोगे, बराबर। या तो समझाने से उसका इलाज करोगे, या तो मनाने से इलाज करोगे, या तो हाथ उठा के इलाज करोगे। तो जो वो समझती थी मैं उसको समझाता था, नहीं समझती थी तो मुझे मजबूरन पड़ता था। मैंने कभी भी उसके ऊपर, तो मुझे उसके बाद यही तकलीफ़ होती थी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर इन द सेंस उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बीज देखने जाओ उस वृक्ष का, तो यही निष्कर्ष निकलता था कि यार मुझे मजबूर तो उसने ही किया है ना। अगर वो ये नहीं करते तो क्यों होता, वो ये नहीं करते तो क्यों होता। तो कुल मिलाकर बात यही है, और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, हर आदमी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में यही बात तकलीफ़ है कि उसे मजबूर किया जाता है। अगर औरत उतना ही समझे, उतना ही बोले, उतना ही करे जितना उसका हस्बैंड बोल रहा है, तो कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे तीसरे महीने में, इस साल के तीसरे महीने नहीं सॉरी 2024 के तीसरे महीने से हमारे घर में बहुत सारी, मेरी अच्छी नौकरी इन द मीन्स 82,000 सैलरी थी। ये गेट अ जॉब, इस कंपनी में मैं काम करता था, जो कि फ़िलहाल बंद हो गई है। और जो कंपनी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे, अच्छे बॉस थे, लेकिन नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था हमारे पास। 82,000 सैलरी यानी 82,000 रुपये की सैलरी, अच्छा घर, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमारे घर में नहीं थी और मैं नहीं ला सकता था, उसके लिए सब कुछ था।
लेकिन हमारे घर में झगड़े का कारण क्या था, उसका ज़बान चलाना और उसका ईगोइस्टिक होना। ठीक है, तो क्या है कि उसमें ये जो बात है कि हाँ, तीसरे महीने में क्या हुआ कि मेरी साली की शादी हुई। शादी एक जगह फ़िक्स हुई। ठीक है, तो शादी क्या है कि जहाँ पे फ़िक्स हुई वहाँ पे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे मेरे ख़ानदान के और उनके ख़ानदान के बीच में। और मैंने ये सोचा था कि मेरे ससुराल वाले यानी मेरे ससुर जी जो है वो, मेरी सासू जी, तो वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगा। मैं ये सोच के चलता था उस समय, और मेरी बात का वो लोग सम्मान करते हैं, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब उन लोगों को मैंने ये कहा कि भाई ये रिश्ता मेरे को पसंद नहीं है, आप यहाँ पे रिश्ता मत जोड़ो, तो उन्होंने साफ सीधा मना कर दिया। बोले कि नहीं, हम तो यहीं पे रिश्ता जोड़ेंगे। मैंने कहा कि देखिए ससुर जी, मैंने कहा देखिए मामा, आप प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो यहीं करेंगे। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे को उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। इन लोगों को मेरी ना ही मेरी परवाह है, ना ही मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त की परवाह है। उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर ये, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा है, तो आप भी समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मुझे आपसे मजबूरन रिश्ता तोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्योंकि आप अगर गलत जगह पे, मेरे दुश्मन के यहाँ पे अगर आप जाते हो और आप उनसे रिश्ता रखते हो, तो ऑब्वियसली मैं आपसे रिश्ता क्यों रखूँ, है ना, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मत रखो, ऐसा भी बोला उन्होंने। लेकिन उसके पहले उनको मैंने बहुत मनाया, मैंने उनके पैर भी पकड़ लिए। मैं बोला कि देखो मामा प्लीज़ ऐसा मत करो, मत होने दो ये शादी। तो भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अब नहीं छोड़ी तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही लिया था कि भाई मैं उनको कैसे भी करके मनाऊं। तो उन्होंने नहीं माने, वो नहीं माने, और उन्होंने ऐसा किया, शादी की, कोई बात नहीं। फिर उनके घर वाले आए, मतलब पहले तो मेरे मामा जी अकेले आए थे, मेरी सासू जी आई, मेरी साली, वो ये सब लगा। तो भी मैंने मना किया कि भाई देखो, मैं तो, तुमको शादी करना है तो करो, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे आपकी शादी में, और हमारा आपका रिश्ता यहाँ पे से ख़त्म हो जाएगा अगर आप वहाँ पे रिश्ता जोड़ते हो तो हो सकता है यहाँ पर मैं गलत हूँ, हो सकता है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था कि अगर मेरे दुश्मन के साथ मेरा कोई अपना मिल जाएगा तो भाई मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे नज़र में अभी भी यही सही है। क्योंकि अगर मेरा कोई सगा अगर मेरे दुश्मन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, मेरे दुश्मन के साथ रिश्ता जोड़ेगा, तो मैं मेरे सगे वाले के साथ थोड़ी ना रिश्ता रखूँगा। क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई जहाँ पर मेरा कोई अपने का नहीं बनता है तो वहाँ पे अपना लड़की क्यों देना चाहिए, ऐसा मेरे को मानना है। ठीक है, तो उन्होंने वैसा ही किया। तो फिर मैंने कहा ठीक है मामा, कोई बात नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे रिश्ता जोड़ना है तो फिर आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, फिर हमेशा के लिए आप हमको भूल जाना। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जो भी वो बोल रहा हूँ ना इस समय, मैं कुछ भी बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सही है वही बोल रहा हूँ, मेरी गलती भी बता रहा हूँ और उन लोगों की गलती भी बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने उसे ये कहा था कि भाई देख, तू मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी है ना, तो मेरी धर्म पत्नी होने के नाते जहाँ पे मेरी बेइज्जती हो या मेरा रिश्ता, मतलब जहाँ पे मेरी कदर ना हो, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। बराबर, ये इथिकल बातें कर रहा हूँ मैं थोड़ा। और मैं उस समय भी यही सोच रहा था, उस समय भी इथिकली जा रहा था मैं। तो मैंने कहा कि भाई देख, जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं है वहाँ पे तेरे को नहीं जाना चाहिए, और तेरे मायके में मेरी कोई इज्जत नहीं है और वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बराबर, तो तेरे को अब डिसाइड करना है कि तुझे पत्नी धर्म निभाना है या बेटे का धर्म निभाना है। तो तू अभी मेरे को डिसाइड करके बता दे। अगर तेरे को पत्नी धर्म निभाना है तो फिर तू वहाँ पे नहीं जाएगी, और अगर तेरे को बेटे का धर्म निभाना है तो तू वहाँ पे जा, फिर मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। मैंने उसको ये बोला था। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं एथिक्स के हिसाब से मैं सोच रहा था, मुझे कोई इंटेंशन नहीं था। क्योंकि मेरे को जितना कोशिश था कि मैं वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करूँ ये रिश्ते को जोड़ने के लिए, मना करने के लिए, और मैंने किया, लेकिन वो लोग नहीं माने।
उन्होंने यहाँ तक कि रिश्ता तोड़ने तक की बात के लिए हाँ एग्री कर हो गए। तो फिर मेरे लिए फिर यही बात था कि मैं अपनी बीवी को संभाल लूँ और उनको समझाऊँ। मुझे मेरे लिए इज्जत के से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदमी के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, उसकी जान भी नहीं होती है। ये औरतों को नहीं समझ में आएगा। ये औरतों को तब समझ में उन औरतों को समझ में आएगा जिन्होंने खुद इज्जत बनाई हो समाज में रहकर, है ना। जिन्होंने कोई इज्जत नहीं बनाई होती उनको नहीं मालूम पड़ेगा ये सब चीज़ें, इज्जत क्या होती है, समाज सम्मान क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, ओके। तो यही थी उस समय बात। तो मैंने उसको भी बहुत, वो बहुत रोई, वो बहुत जिद करी। मैंने उसके पैर पकड़ के मैंने उसको बोला कि विनू प्लीज़ ऐसा मत कर यार, तो जो भी बोलेगी वो सब सुनूंगा, मेरे को बदनाम मत करना ऐसा करके। मुझे मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो पत्नी धर्म निभाना है तो, और अगर नहीं भी निभाना है तो भी तेरी मर्ज़ी की बात है। तो बहुत रोई धोई उसके बाद में उसने बोला कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन समय आने पे मैं बताऊँगी। क्या बोला उसने? समय आने पे मैं बताऊँगी। अब मैं बोला यार ये ऐसी क्यों बात कर रही है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाने दे, हटा। मैं इग्नोर किया उस चीज़ को। लेकिन शादी हो गई, शादी नहीं सॉरी, शादी के ख़ास बातें तो अब मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, सुनने जिस लायक बातें। देखो शादी के 15-20 दिन पहले वो लोग आए थे, ये सब मैटर हुआ जो शादी से 15-20 दिन पहले। और वो लोग ये इंटेंशन से आए थे कि वो अपनी लड़की को लेके जाके उनके घर पे रखे और मैं जाऊँ भाड़ में, है ना, मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, बराबर। वो लोग क्या है कि अपनी बेटी को ले जाके वहाँ पे रखेंगे और खाना वहाँ से लेकर आएंगे, या तो मैं होटल में खा लूँ, उनका इंटेंशन ये था। खाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ जबकि मेरी घर में मेरी बीवी है ना। उसको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैं मेरे पति को भूखा कैसे रखूँ, है ना। ये चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। तो शादी के 1 दिन पहले, हाँ 1-2 दिन पहले प्रतानम होता है हमारे में, एक नियम है वो प्रतानम बोलते हैं। तो वो प्रतानम जो होता है उस समय मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार कैसे, मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा कि यार इसको भेज देते हैं, क्योंकि शादी एक ही बार होती है, उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने कहा उसको, शादी के 1 दिन पहले जो प्रधान होता था, मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर विनू, तू बच्चों को लेके जा, बच्चों को लेके चली जा वहाँ पर, शादी अटेंड कर और आ जाना। तो उसने इतना भयंकर वाला उसके दिल में वो बना के रखा था कि भाई ये बंदे को तो मैं बर्बाद करूँगी। वो नहीं गई, नहीं, जिद पकड़ ली थी उसने तो कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिद इसीलिए पकड़ के रखी थी कि अगर उसके मन में जो ऐसी कोई ख़ास चीज़ें, ख़ास चोट पहुँचेगी तभी उसका बदला ठीक से ले पाएगी, है ना। तो वो नहीं गई। तो फिर मैंने बोला कि देख भाई फिर बाद में मुझे मत बोलना हो कि भाई मैंने तेरे को रोका करके, बराबर। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रतानम में जाने के लिए मैंने मना नहीं किया। प्रतानम के टाइम पे मैंने उसको बोला कि तू जा, बच्चों को लेके जाके अटेंड कर, बराबर। प्रतानम नहीं गई। शादी के दिन सुबह में 8 बजे के आसपास, तब भी मैंने उसको ये बोला, उसके दूसरे दिन शादी, और शादी के दिन में मैंने उसको यही बोला कि विनू जा, बच्चों को लेके जा, नहीं तो तू अकेली तो जा, बराबर, जाके शादी अटेंड कर। तो बोले नहीं जाऊँगी। फिर से ना बोला। फिर मैंने बोला कि देख फिर बाद में तू मेरे को मत बोलना कि मैंने तेरे को रोका था करके, ठीक है। तो कुछ नहीं बोली। तो फिर मैं अपने साइड से क्लियर हूँ कि मैं उसको समझा दिया था और मैंने उसको बोला था कि भाई तू शादी अटेंड कर, प्रतानम अटेंड कर, जो भी करना है कर, लेकिन मैं तेरे को इस चीज़ के लिए नहीं रोक रहा हूँ। मैंने रोका था तब 15-20 दिन पहले कि तू इतने दिनों के लिए जाएगी तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन तू शादी और प्रतानम के लिए तेरे को मैं नहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको दोनों समय बोला और दोनों दिन मैंने उसको भी बोला कि भाई तू जाके शादी और प्रतानम अटेंड कर, लेकिन वो नहीं गई, बराबर। फिर वो बात को बीत गए महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए। अब क्या हुआ देखिए, 2-3 महीने के बाद में एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन के घर में, मेरी बहन तिरुपति जाकर आई थी। तिरुपति जाके आने के बाद में क्या कि सबको
खाना खिलाना होता है, तो सबको बुलाई थी, तो मुझे भी बुलाई थी। तो मैं और बच्चों को, अब देखो उसके मन में कितना खतरनाक तरीके से उसने जहर भर के रखा था मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति। मैं उसके घर पे गया, मेरी बहन के घर पे बच्चों को लेके। तो बच्चों को लेके जब मैं घर गया उसके, बच्चों को लेके जब मैं उसके घर गया तो बच्चों को लेके जब उसके घर गया तो उसके घर पे पूजा होने में थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था और बच्चों को 12 बजे के आसपास में स्कूल जाना होता है। तो मैं थोड़ा उनके घर में लेट हो गया। अब यहाँ तक आया हूँ इतने टाइम के बाद में, तो मैं खाना पूजा वूजा करके खाना वाना खा के ही निकलते ऐसा सोच के मैं बैठा था। और उसको मैंने जब जब लेट हो रहा था, मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और देर लगेगा, थोड़ा और देर। तो मैंने उनको ऑन द स्पॉट सब रिपोर्ट देता रहा कि भाई अभी देर होगी, थोड़ा देर होगा और थोड़ा देर होगा और थोड़ा देर होगा, ऐसा करके मैंने बताया। तो फिर मैंने ये बोला कि भाई बच्चों को आज काम करते, आज स्कूल नहीं भेजते, आज यहाँ पे खाना खिला के आज एक दिन के लिए स्कूल को अवॉइड कर देते, ठीक है, नहीं जाने देते, क्योंकि कुछ है नहीं, परीक्षा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आज एक दिन के लिए यहाँ पे रहने देते, मैं आ जाऊँगा क्योंकि मुझे शाम को ऑफिस जाना है, नाइट जॉब थी तो मेरी। तो फिर मैं तो बोले कि ठीक है। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके बातों से उसने तुरंत फ़ोन काटा। उस हिसाब से पता चल रहा है कि अंदर से बहुत भरी पड़ी है, वो पूरी भड़ास है उसके अंदर, गुस्सा भरा पड़ा है उसके अंदर, ऐसा सब दिख रहा था मुझे। तो उसने फ़ोन काट दिया तुरंत। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे समझ में तो आ ही गया था। फिर मैं वहाँ से आया तो मेरी बहन ने मेरे को क्या दिया, वो क्या बोलते हैं, गाय दी, गाय आती है ना, गाय और गाय का बछड़ा, ऐसा पीतल का दिया, मतलब वो तिरुपति से लाई होगी शायद वहाँ से। तो उसने वो दिया घर में रखने के लिए। तो जब मैं लेकर आया और खाना लेकर आया वहाँ से, पूजा के जहाँ पे पूजा थी वहाँ से, और घर पे लाके मैंने उसको दिया, मैं बोला ले खा लेना। तो उसका दिमाग और इसका गुस्सा इतना था उसके चेहरे पर दिख रहा था क्लियरली, क्या क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा। फिर उसने उस दिन ऐसा ड्रामा किया, इतना ज़ोरदार वाला ड्रामा किया। शाम को उसको किस बात का गुस्सा था उसने बताया मुझे, अभी नहीं, मतलब मेरे को पता चल गया, वो बाद में बताया। तो उसने उसने बोला था कि तुम मेरे को मेरे घर वालों से नहीं मिलने देना चाहते हो, मेरे घर वालों से रिश्ता तोड़ना चाहते हो, तो तुम क्यों रिश्ता तोड़ रखे हो उनसे। तो उसके कहने का मतलब ये है कि वो अपने घर वालों से रिश्ता नहीं तोड़ेगी, और मैं भी, अगर वो अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ती तो मैं भी अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दूँ। लेकिन वो एक चीज़ भूल गई कि मैं उन लोगों से रिश्ता पहले ही तोड़ चुका हूँ, जब से मैं इसके साथ में रहने लगा हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ कभी नहीं बात करता था और आज भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे ख़ानदान वालों को छोड़ दिया, अपनी बहनों से बात करना छोड़ दिया, क्योंकि इसने किया ऐसा है। धीरे धीरे करके उसने क्या किया, मुझे अपने अपने आप घर वालों से दूर किया, उनके लिए उनके खिलाफ़ मेरे दिमाग में जहर घोलते गई, घोलते गई, घोलते गई, मतलब घोलते गई। ये ऐसा कड़वा सत्य है ना कि हजम नहीं हो रहा है, होगा किसी को भी। उसने ऐसा किया, मुझे उन लोगों से दूर ले गई। मैं बापू नगर में रहता था, जहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार रहते थे, वहाँ से दूर ले जाके इतना दूर हाटकेश्वर लेके आए, हाट स्टेडियम लेके आए। फिर वहाँ पे लेके आने के बाद पूरा सब लोगों से अलग करने के बाद में फिर मेरे साथ ये लोगों ने गेम खेला, नचाया मुझे जैसा चाहे वैसे। तो दूसरी बात ये है कि उस दिन जब मैं खाना लेके आया, फिर खाना लेके आने के बाद में शाम को मैं ऑफिस जा रहा था, तो उसने मगजमारी करी, बर्तन पटकने लगी। मुझे आया गुस्सा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, बर्तन कोई पटकता है तो, खाना पटकता है, बर्तन पटकता है तो, बराबर। तो मेरे को उसने ऐसा गुस्सा दिलाया, तो फिर मेरे को दिमाग गया, मैं बोला कि भाई क्या तकलीफ़ क्या है तेरे को, क्या तकलीफ़ है। तो उसने बोला, वो बोलेगी थोड़ी ना, वो बोलेगी क्या कि मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि तुम क्यों गए थे वहाँ पर, वो नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी। औरतों का यही काम है, वो पॉइंट को बताएगी नहीं, लेकिन बस ऐसा बर्ताव करेगी जैसे कि उसको तकलीफ़ है, लेकिन वो ऐसा बर्ताव करेगी कि सामने वाले को गुस्सा है, बस उनका इंटेंशन यही होता है। और उसने ऐसा ही किया। तो फिर मेरा झगड़ा हुआ उसके साथ, फिर मैंने उसको सुनाया, फिर मैंने बोला कि फिर शायद मेरा झगड़ा हो गया था, हाँ झगड़ा हुआ था, सॉरी, ये हुआ। और उसके 2 दिन, 1-2 दिन पहले हमारा रिमोट को लेके एक झगड़ा हुआ था। रिमोट को लेके क्या झगड़ा हुआ था कि मैंने उसको एक दिन बोला था कि भाई तू ये रिमोट में सेल डालना है तो सेल लेकर आना, तो डाल देना इसमें।
अब देखो, मेरा काम है बोलना, उसका काम है लाकर डालना। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। हमारे घर में बात फिक्स थी कि मैं बाहर का काम करूँगा और तू घर का काम करेगी। घर में जो भी चीज़ें लाना ले जाना जो भी है वो सब कुछ तेरा रहेगा, और मैं बाहर का काम करूँगा ताकि मैं अपने ऑफिस जाऊँ, और ऑफिस से आऊँ, पैसा कैसे कमाना है, लाइफ में कैसे ग्रो करना है, वो मेरा काम है। और तुम लोगों को बाहर ले जाकर खिलाना पिलाना घुमाना फिराना वो सब मेरा काम है। घर का काम जो भी होगा सब कुछ तेरा, ऐसा। तो अब वो उसको बोला था कि भाई तू रिमोट में सेल डालने के लिए सेल लेके आना, तो वो नहीं लाई। फिर दूसरी बार बोला, वो भूल गई। मैंने बोला ठीक है, दूसरी बार मतलब कल ले आना। फिर उसके बाद मैंने पूछा, तब भी वो नहीं लाई। 3 बार हो चुका। फिर उसके बाद मैंने बोला कि सेल क्यों नहीं लाई, तो उल्टा मेरे पे भड़कने लगी वो। मैं भड़कूँ उसके पहले ही ना वो उल्टा मेरे पे भड़कने लगी, बोले कि एक बार तुम लेके आओगे या तुम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अब ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, मेरे को फिर गुस्सा आया। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि हमारा पहले से ऑलरेडी फिक्स है कि भाई तू ये काम करो, ये काम तू कर, क्योंकि उसको जॉब तो जाना नहीं है। उसको जॉब करना है क्या? उसको जॉब तो करना नहीं, उसको घर पे ही रहना है। तो उसको क्या इतना सा काम नहीं होता है, उतना सा ध्यान नहीं रहता उसको कि भाई क्या करना चाहिए। मैंने उसका काम, उसको मेहनत ना हो घर में ज़्यादा, इसीलिए मैंने उसके लिए वॉशिंग मशीन ला के रखा। ठीक है, कि भाई उसके कहीं हाथ दर्द ना हो, है ना। मतलब यूँ समझ लो कि घर में तो किसी चीज़ की कमी रखी ही नहीं मैंने। वो ढूंढेगी तो भी नहीं मिलेगा, ऐसा रखा था मैंने उसको। लेकिन क्या है कि उसने मेरे को उस दिन ऐसा उल्टा जवाब दिया, तो फिर हमारा झगड़ा हुआ। और इतना फिर उल्टा जवाब देना और इतना अग्रेसिव कर देना मेरे को, माहौल गर्म हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको समझाया, फिर दूसरे दिन प्यार से समझाया मनाया। फिर वो बात हो, फिर हमारी वही फिर नॉर्मल। फिर जिस दिन शाम को ऑफिस जाना था, मैं शाम को गया, फिर खाना बर्तन पटकने लगी ये वो। तो फिर मैंने को मतलब जिस दिन जो झगड़ा हुआ था ना रिमोट को लेके, उसका गुस्सा भर के रखी थी उसने। ठीक है, मुझे नहीं मालूम पड़ता था वो सब चीज़ें। अब क्योंकि उसके पेट में क्या है वो जाके मैं थोड़ी ना देख पाऊंगा, वो मेरे को भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी औरत किसी उसके शरीर में उसके पेट में क्या लेकर बैठी है, क्या दिमाग में लेकर बैठी है ना। तो मैं एक दिन मैं जो झगड़ा हुआ शाम को, उस दिन मैं दूसरे दिन मतलब मैं बोला था उसको कि विनू जान दे, छोड़ दे, जो भी हो गया भूल जा उसे। तो उसने क्या हुआ, दूसरे दिन जब मैं आया, हाँ जिस दिन सामान पटका खाना पटक रहे थे उस दिन फिर झगड़ा हुआ था मेरा। तो झगड़ा हुआ था तो मैं चला गया। फिर उसके दिन मैं उसी दिन रात को, और मेरे को हमेशा से ऐसा ही होता था कि जब भी मैं उसके साथ झगड़ा करूँ तो बाद में मुझे ऐसा अफसोस होता था कि यार क्यों बोल दिया। क्योंकि ये फीलिंग सिर्फ एक आदमी के अंदर होती है भाई। देखो, एक आदमी के अंदर ही होती है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो। उसको ऐसा क्रूर होता नहीं है, कोई इंसान क्रूर नहीं होता है। मेरे को इतना समझ में आया, कोई भी इंसान क्रूर नहीं होता है, उसे क्रूर बनाया जाता है, उसे क्रूर बना दिया जाता है। वो अच्छा इंसान अपने परिवार से प्यार ही करता है हमेशा। मैं ऑफिस में गया था तो उस दिन मेरे को रात को बहुत ऐसा विचार आ रहा था कि यार मेरे को फिर से मतलब जो सा कि हमेशा होता था, छोड़ना जाने देना यार, मैं माफ़ी मांग लूँगा उसको। ठीक है, तो मैं दूसरे दिन आया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में जब मैं आया तो दोनों बच्चे और वो ऐसा लग रहा था कि पूरी रात सोए ही नहीं है। ऐसे सोफे पे बैठे थे दोनों के दोनों, तीनों के तीनों ऐसे करके। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, सोए नहीं तुम? मतलब सो के तो उठ गए थे। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, कल रात की बात से अभी भी नाराज़ है? तो बोले कि नहीं, मेरे को अब नहीं रहना आपके साथ में, तलाक़ी चाहिए मेरे को। तो मैंने बोला यार क्या दिमाग ख़राब कर रही है यार, छोड़ ना तू। ये हमारे घर में कोई पहली बात है, पहली बार है जो झगड़ा हुआ है, तो तू ऐसा सोच रही है, छोड़। तो मैंने उसको ऐसा समझाया, उसको बहुत देर समझाया, आधा घंटा समझाया। मीनू सो रही, गलती हो गई, बहुत प्यार से बहुत सहलाया, बहुत समझाया, लेकिन वो उस दिन ऐसा था उसको कि वो उस दिन नहीं समझी, उस दिन वो नहीं समझी। हो सकता है वो भी थकी हो, वो उसका कहना यही है कि मैं थक चुकी थी। मैं भी जानता हूँ कि भाई तू थक चुकी है, बराबर, लेकिन मेरे को भी शौक़ नहीं है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात को समझने की कोशिश कर। मैंने उसे समझाया कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, लेकिन भाई अगर तू चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं है और उस लेवल तक तू लेकर जाएगी मेरे गुस्से को, तब तक वो नहीं छोड़ेगी मैटर को, तो क्या करेगा इंसान, बराबर।
और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मारना कोई इलाज नहीं है, तो ये तो भाई मेरे को भी पता है कि मारना कोई इलाज नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। बराबर। भगवत गीता में भी यही लिखा है कि जब इंसान को नहीं समझ में आता है ना, तो लास्ट उपाय उसके लिए यही है कि लाठी उठा लो, है ना। तो वही मेरे को समझ में आता था कि इसको यार, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, ऐसे कहावत है, और ये कहावत ऐसी ही तो बनी नहीं होगी, है ना। तो वही चीज़ उसके हमारे केस में यही होता था हमेशा। उसको जब तक पढ़ती नहीं थी ना, तब तक वो मेरे को छोड़ती नहीं थी, और जब मेरा दिमाग खाना छोड़ती नहीं थी, मुझे अग्रेसिव करना छोड़ती नहीं थी, और जब पढ़ जाती थी ना, देखो गेम समझो, गेम को समझो, जब उसको उसके बाद वो एकदम चुप हो जाती थी, एकदम चुप। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन कंप्लीट होता था, उसका टास्क जो होता था ना, उसका टास्क कंप्लीट होता था तब। क्यों? क्योंकि वो जो गलती कर रही है वही गलती वो मुझसे करना चाहती है, ताकि मैं भी बराबर का हिस्सेदार रह जाऊँ, और उसे ये साबित कर सके कि भाई मैं मारता हूँ। अगर मैं हाथ ना उठाऊँ, है ना, अगर मैं हाथ ना उठाऊँ तो उसमें तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा ना उसको। वो सेटिस्फाइड थोड़ी ना होगी कि भाई ये बंदा तो मुझे मारा नहीं है, इसमें तो मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हो जाऊंगी। तो मुझे वो छोड़ती ही नहीं थी, मेरा दिमाग तब तक खाएगी, तब तक कि जब तक मुझे अग्रेसिव ना कर डाले, गुस्सा ना आए, तब तक वो वैसी चीज़ें करेगी, वैसी जवाब देगी, वैसी उल्टी सीधी बातें, जब तक मेरा हाथ ना उठ जाए। और मेरा हाथ उठ जाए उसके बाद वो चुप हो जाती थी, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया। मुझे गलत ठहराना था कि मैं हाथ उठाता हूँ, ये चीज़ उसको करना था, और वो करती थी और करी। उस दिन ऐसा ही हुआ था। दूसरे दिन मैं आके उसको समझाया था कि विनू भाई ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ भूल जा। बहुत सहलाया, समझाया, बुझाया, और मैं भी थका हुआ था ओब्वियसली। मैं इस चीज़ से भागता नहीं हूँ। मैं भी चाहता था कि मैं ये परेशानी को छोड़ दूँ हमेशा के लिए। इसमें मेरे हाथ गंदे और मेरे कर्म खराब हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है जो इंसान समझता नहीं है। अगर ऐसा है कि भाई मैं इसको ऐसा कुछ करूँ कि जिससे इसको समझ में आए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ ला कर दूँ कि इसके शांति मिले, तो मैं वो ला के देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ हो जो मैं उसे दूँ तो उसका मुंह बंद हो जाए, इसकी आदत सुधर जाए, तो मैं वो करने के लिए तैयार। लेकिन ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो इसको शांत कर सके। ऐसा कुछ कोई बात ही नहीं है जो इसको मैं समझाऊँ और इसका कोई निकाल हो सके। क्योंकि जो इंसान, देखो मतभेद जो होता है ना, मतभेद होगा तो चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। मतभेद और मनभेद में ये फ़र्क है कि मतभेद यानी कि मेरे मन में कुछ भी होगा ना, मैं तेरे को बोल दूंगा खुल के, उसके मन में जो भी होगा वो मुझे बोल देगी खुल के, लेकिन मन में नहीं रखने का। मन में यानी मन से अगर वो दुश्मनी पाल लिया अगर किसी इंसान, तो के साथ जीवन बिताना कभी नहीं चाहिए, कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसने मन भेद कर लिया मेरे से, यानी कि मन से सोच लिया कि भाई ये बंदे को मैं परेशान करूँगी या इसको मैं हैरान करूँगी, ठीक है। और ये मनभेद जो है ना, वो इंसान को कभी समझ में नहीं आएगा, सामने वाले को, मेरे को भी नहीं समझ में आया कि वो ऐसा सोचती है करके। तो हुआ यूँ कि उस दिन मैंने उसको बहुत समझाया, फिर वो नहीं समझी। फिर मैं भी छिल्ले में बोल दिया कि भाई एक काम कर, तेरे को तलाक ही चाहिए ना, तो तू भाई इस चीज़ से पीछे मत हटना, ठीक है। तेरे को मैं बहुत समझाया, मेरे समझाने की क्षमता पूरी हो गई, और तू अब है ना इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि अब मैं भी लास्ट तक है ना यही चाहूँगा कि तू और तेरा मेरा तलाक हो जाए, बराबर। तो उसने बोला ठीक है, अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, बराबर। और भाई इतना पलटी, इतना मारती है ना, इतना पलटी, इतना झूठ बोलती, इतना पलटी मारती है कि उसके बाद भरोसा करना ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ये तो मैंने देख लिया। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उस दिन क्या हुआ कि मैं सो के उठा, फिर मैं शाम को जा रहा था ऑफिस, और उसके बाद में मेरे को उसने बोला कि नहीं बोला मुझे पता नहीं। मेरे को तो लगता है कि उसने, मेरे को नहीं पता कि उसने बोला था, लेकिन उसने मेरे को बोले बिना क्या हुआ, मैं जॉब पे चले जाने के बाद में मैं जॉब पे जाने के बाद में वो घर छोड़ के चली गई उसकी मम्मी के घर पे, बराबर। अब दूसरे दिन सुबह में आके मैंने देखा, मैं बोला कि बच्चों को पूछा, मैं बोला बेटा मम्मी कहाँ है, तो बोले वो तो कल रात को ही चली गई। मैं बोला ये समझ कर क्या रखी है अपने आप को। मैंने बच्चों को क्या किया, तुरंत गाड़ी पे बिठाया, सीधा उसको उनके घर पे छोड़ दिया, उनके घर पे के पास छोड़ के आ गया, जहाँ पे वो उसकी मम्मी के घर पे गई थी, बराबर।
तो मैं छोड़ के आया। तो घर पे जैसे ही आया थोड़ी देर के बाद में साला उसका भाई क्या किया, वो बच्चों को यहाँ पे लाके छोड़ के चला गया और मेरे को वो बच्चों को बोल के भेजा, बोले कि हम अपनी लड़की को रखेंगे, खाली तुम लोगों को नहीं रखेंगे, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, हम तुमको नहीं खिला सकते। ऐसा क्या? सुनो, ध्यान से सुनो। बोले कि हम अपनी लड़की को खिला सकते हैं, तुम लोगों को नहीं खिला सकते, ऐसा बोला। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा है, मेरे को बच्चों ने बोला, ठीक है। तो भी मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, उसने कैसे सिचुएशन में घर छोड़ा, और वो ऐसा एक बार नहीं करी, इसके पहले भी कई बार करी, जिसका मुझे बहुत दुख है, जिसका मुझे बहुत गुस्सा है। लेकिन मैं हर बार भूलता गया, लेकिन इस बार नहीं भूलूंगा कि वो ऐसी सिचुएशन में कि घर का सारा काम, सारे बर्तन, घर की साफ़ सफाई सब कुछ ऐसे छोड़ गए। और हमारे घर में खरगोश थे, खरगोश थे। उसने दो खरगोश थे, जिसमें से एक ने बच्चा दिया था, और दूसरे ने उस दिन बच्चा दिया जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, उसके एक दिन पहले उसने 4 बच्चे दिए। बोलो, ये सब मैं खरगोश इसीलिए लाया था कि वो रहेगी तो देखभाल करेगी, ये सब हम उसी के बातचीत फिक्स करके हम लोग लाए थे घर में। और वो क्या है कि बच्चे पैदा हुए, ये सब उनका देखभाल, ये सब छोड़कर चली गई। इतनी निर्दय है वो। अभी अंदर की बातें तो मैं अब बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि वो औरत कितनी महान होती है, मैं बताता हूँ। वो ऐसे बच्चे, जब उसने बच्चे दिए तो उसने उसको ऐसी हालत में छोड़ के चले गई, और घर का सारा काम काज, खाना पानी, राशन बासन, बर्तन सब ऐसे कर छोड़ के चली गई, बराबर। तो अब ऐसे में करे क्या? मेरे को थोड़ी ना आता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा सब होगा। और हर आदमी के बारे में, हर आदमी की यही तकलीफ है कि वो है ना, औरत के भरोसे रहता है ना, तो उसको एक दिन ये सब दिन देखना ही पड़ेगा, बराबर। बहुत बहुत ख़राब उस समय मुझे लगा, और ऐसा एक बार नहीं कई बार लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसने बहुत ही नीच हरकत करी, बहुत नीच। क्योंकि कम से कम वो अपने बच्चों के बारे में भी सोचती, और ये खरगोश के बच्चों के बारे में सोचती, जो भी अभी जन्मे थे उनके बारे में सोची होती थोड़ा। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मैंने बहुत उसको सहन किया, और मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को। मैं बोला देखते, क्योंकि मैंने भी मन बना लिया था, और मैंने बहुत सहन किया उस दौरान। अब मेरे घर में बच्चों को कैसे संभालूं, मुझे समझ में नहीं आता था बच्चों को कैसे रखना है, क्योंकि वो सब तो वो देखती थी। और उसने मेरे भरोसे छोड़ के चले गए उसकी मम्मी के घर पे। तो फिर अब मैं क्या करूं करके फिर मैंने मेरी चाची यानी चिन्नी से मैंने बात करी। मैंने बोला चिन्नी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो अभी आप मेरे घर पे आके रह सकते हो क्या? घर का थोड़ा काम काज करना, बच्चों को खाना खिलाना पिलाना, इतना खाली कर दो। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे। तो मेरी रिक्वेस्ट करने पर वो आए, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं था। अब वो आके बच्चों के लिए आए, आके रहे यहाँ पर 2 महीना, बराबर 2 महीना। अब उसी बीच में 2 महीने तक रहे, लेकिन जब मेरी चिन्नी आए मेरे घर पे और उन्होंने सब कुछ, मैंने उनको हैंडओवर किया, उनको समझाया कि ऐसी सिचुएशन है, फिर हम लोग रहे शांति से। और फिर मैं बच्चों से बात करवाता था हफ्ते में एक बार। बच्चों को मैं ये बोलता था कि बेटा मम्मी से बात करते रहो, ताकि मम्मी को ऐसा ना लगे कि मतलब उनको उसका दिल में दुख ना हो कि बच्चे बात नहीं करते, है ना। ये मेरा इंटेंशन ये है कि मेरे बच्चे उसकी माँ से बात करते रहे, ताकि उसको दुख ना हो, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं उससे बात कर रहा था, तो पता है वो बात करते थे क्या बोलती थी? क्या हुआ, क्यों फ़ोन किया, क्या काम है, हाँ बोलो, बच्चों से। तो फिर मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला। फिर जब मेरी चिन्नी कभी कभी बात करती थी तो बोलती थी कि नहीं, बच्चे कभी कभी बात करते थे तो बोलती थी कि भाई मैं तो ज़िंदगी के मज़े अब ले रही हूँ। बोले ज़िंदगी के मज़े अब ले रही हूँ, ऐसी बातें। मतलब उसको इतनी खुश थी अपने घर में, हम लोगों को ऐसे उसने छोड़ दिया था अकेला, बराबर। और वो चली गई थी उसकी मम्मी घर पे, और वो बहुत खुश थी। यानी वो अपने खुद के, वो उसके बारे में सोच रही थी, हमारे बारे में नहीं सोच रही थी। मैंने ठीक है सोचा। फिर उसी दौरान जब मैंने बहुत कोशिश करी, फिर उसके बाद में मैंने भी बना लिया था कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना है,
क्योंकि मैं अपना जीवन इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता ऐसी औरत के पीछे जो जिसको ज़रा सी भी समझ इस चीज़ की समझ ना हो कि भाई औरत है तो औरत की मर्यादा क्या होती है ना। ठीक है। तो फिर मैंने इस बात को समाज में डाला। सूर्य प्रकाश जैसे मैंने बात करी, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उसके पहले ही उसने जाके वहाँ पर अपना पिटारा खोल दिया था कि मैं ऐसा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। तो ठीक है, वो जो भी बोलती होगी वो उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। लेकिन फिर मैंने वही चीज़ उनको भी बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। तो फिर हमारे बीच में ये बहुत कम से कम महीने 1.5 महीने तक चला। सूर्य प्रकाश जी से बात किया, फिर प्रकाश रायचूर जी से मैंने बात किया, ये सब चीज़ें हमारे बीच में चली। तो सूर्य प्रकाश जी ने मुझे सलाह दी कि भाई तू एक काम कर, तू ऐसा अर्जी डाल कि भाई मेरे को मेरी वाइफ के साथ बैठकर मुझे बातचीत करना है कुछ सामान के लेन देन के बारे में, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वो डाल, अर्जी डाल। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करते। तो अब देखो, जब उस समय मेरे पास नौकरी अच्छी थी तो मैं उसको मेंटेनेंस देने के लिए तैयार था, बच्चे मांगे तो उसने बच्चे देने के लिए तैयार था, हर चीज़ के लिए तैयार था। लेकिन वो और उसका बाप पता है मेरे को हैरान करने के लिए क्या, किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। तलाक के लिए राज़ी ना होवे, कोई चीज़ के लिए राज़ी ना होवे, सिर्फ परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या यार। ये लोग कोई एक बात पे अड़ नहीं रहे, ना इधर की बात कर रहे ना उधर की बात कर रहे। और ये बात से सहमत थे सूर्य प्रकाश जी भी और प्रकाश रायचूर जी भी, है ना, कि वो लोग इतना नाटक कर रहे। तो फिर एक दिन उनको बहुत बुलाने के बाद में मेरे ससुर जी को बुलाया, वो क्योंकि यहाँ पर नहीं थे, वो सोलापुर में थे। तो उन्होंने उस समय आए थे कि नहीं आए थे पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, इसी तरह से मीटिंग टालते गए। मीटिंग रखी थी तब। तो फिर एक दिन आए तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि बात तो करना ही है कैसे भी करके, आज नहीं तो कल जाते हैं बात करते हैं। फिर उस दिन मैंने बात किया, मीटिंग रखे। और मीटिंग के अंदर अभी बातें सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। मीटिंग के अंदर मेरे को पता था कि ये लोग है ना दोगले हैं। कौन दोगले हैं? ये लोग, मेरे ससुराल वाले, वो और मेरी वाइफ। पलटी मारने में बहुत ही महारत हासिल है उसको। तो उसने, वो ऐसा ना करे, पलटी ना मारे, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं एक धर्म ग्रंथ लेकर गया, गरुड़ पुराण लेकर गया। मैंने कहा कि भाई जो भी इस मैटर में बात करेगा, बराबर, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी इस मैटर में बात करेगा वो अपने हिसाब से झूठ तो बोलेगा ही, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो भाई मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, जो भी हो सच साबित हो जाए, सच सामने आए, चाहे कोई भी गलत हो, मैं गलत हूँ या वो गलत है। सारी दुनिया को पता था और सबको पता था कि वो गलत है, उसने गलती की है, बराबर, क्योंकि उसको घर छोड़ के नहीं जाना था, वो भी मेरी गैरहाजिरी में। प्लस दूसरी बात ये है कि उसके भाई या उसके बाप ने उसको क्यों रखा भाई, मेरे को बताए बिना। ये एक लीगल तरीके से बोल रहा हूँ, लीगल तरीके से इसीलिए कि अगर कोई लड़की झगड़ा करके आती है उसके मायके में, तो उसके मायके वाले का ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो जाके अपने दामाद से बात करे, अपने साले इतने जीजे से बात करे कि भाई क्या हुआ। ये एक वे है, ये प्रोसेस है, बराबर। ऐसा नहीं है कि भाई तेल लेने गया, जाई आ गई तो आ गई, राजा रख लेते, है ना। तो इससे क्या बात बढ़ती है, बात कम नहीं होती है। समझदार व्यक्ति ये नहीं करता कि उसे रख लेगा चुपचाप, नहीं। समझदार व्यक्ति क्या करेगा कि पहले तुरंत उसको खबर करेगा कि भाई व्यक्ति, मतलब सामने वाले को पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत हुई, है ना। लेकिन ऐसा वो लोगों ने नहीं किया। यही चीज़ मैं समझाना चाहता था उस समय भी मीटिंग में, बराबर। यही मैं गलती उनकी मानता था कि उस समय मीटिंग में। तो वही चीज़ हुई कि मीटिंग रखी, फिर उसके बाद में मैं ग्रंथ लेकर गया और मैंने बोल दिया सबके सामने कि भाई देखो, इस मैटर में जो भी बात करेगा वो इस ग्रंथ के ऊपर हाथ रखेगा और बोलेगा कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, मैं अपने सहूलियत के लिए किसी के पक्ष नहीं लूँगा और झूठ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही इंटेंशन था। सबके सब लड़की वाले की तरफ बात करने वाले थे। सबके सब नहीं बोल सकता, लेकिन जिसने भी इस मैटर में बात किया
जिसकी नीयत ख़राब है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ख़राब सही नीयत से बात करने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसकी नीयत ख़राब थी, जो ये चाहते थे कि ये मैटर को तोड़ा नहीं जाए, जोड़ा जाए। मेरे लिए तोड़ना जोड़ना महत्व नहीं है, मेरे लिए सत्य इम्पोर्टेंट है, और समाज के लिए भी यही इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और सही को सही साबित करो, गलत को गलत साबित करो, उसके बाद में सोचो जोड़ना कि उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन पहले सही को सही और गलत को गलत साबित करो, और ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा कि भाई जिसको भी बात करनी है इसके ऊपर हाथ रख के कसम खाए कि भाई मैं जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा और किसी की भी साइड नहीं लूँगा, मैं सत्य की साइड लूँगा सिर्फ। लेकिन कोई भी पता है तैयार नहीं हुआ उस चीज़ के लिए, कोई भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। और सब लोगों ने क्या बोला, मेरे पास प्रूफ भी है, वीडियो प्रूफ भी है कि वो इतना नाटक कर रही थी। मैंने वो वीडियो प्रूफ भी बताने की कोशिश करी और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सामने वाले की गलती, लड़की की गलती जो है प्रूफ के साथ, वो प्रूफ देखने के लिए तैयार नहीं है। मेरा समाज पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि भाई देखो समाज है, वो सही का सही और गलत का गलत देखेगी और करेगी, ऐसा मेरा भरोसा था। तो मैंने उसी भरोसे के आधार पे मैं समाज में आता जाता रहता था। मैंने एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया था वहाँ पे, अच्छी इज्जत बनाई थी मेहनत करके, ठीक है। और मेरा भरोसा था कि यहाँ पे सत्य को अहमियत दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस दिन क्या हुआ, सब लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि भाई मैं तो तेरे को इतना अच्छा समझता था कि भाई मैं तो इतना तेरे को इतना अच्छा समझता था, तू तो ऐसा निकला यार, तू ऐसा है यार, तू ऐसा है। ये चीज़ मुझे डिस्ट्रॉय कर डाली मेंटली कि देखो सच सत्य सही होने के बावजूद मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। क्योंकि ये समाज जो है ना, वो औरत की साइड ही लेता है हमेशा, क्योंकि औरत को ऐसा समझता है कि औरत अबला होती है। आज का सिचुएशन देखो, इंटरनेट पर ज़रा आंखें खोलो, अतुल सुभाष जैसे कितने लोग मर रहे हैं सुसाइड करके, कितने लोग पत्नी पीड़ित है। मैं भी उनमें से एक रहा हूँ। मैं पीड़ित नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इन लोगों ने मेंटली डिस्ट्रॉय किया है। सोचो, लोग अपनी जान दे दे रहे और औरतों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मर रहा है। हफ्ता 2 हफ्ता महीना साल बर्बाद नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसके साथ में उसके घर वालों की भी। ऐसी सिचुएशन है आज। औरत का पक्ष लेने वालों शर्म करो, सत्य का कम से कम सच का तुम लोग थोड़ा साथ दो। छोड़ो, मैं आगे बात करता हूँ। तो उस दिन ये हुआ कि वो लोगों ने कोई भी मेरे लिए सत्य के लिए नहीं बोला और मुझे ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ी। और उसमें से मेरे ससुर ने तो ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के भी झूठ बोला। वो लोग ने मेरे को बोला था, उसने उसकी लड़की ने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और पूरी प्लानिंग के साथ ये आए थे कि हमको तलाक वाली बात यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि 4 लोगों में तलाक वाली बात नहीं करनी, क्योंकि उन लोग प्लानिंग के साथ आए थे। प्लानिंग में क्या होगा कि भाई तलाक की बात अगर हमने कर लिया तो हम गलत साबित हो जाएंगे, है ना। मेरे को कई बार बोला उसने कि तलाक ही चाहिए, तलाक के लिए ही तो वो अलग हुई थी ये सब बातें करके। लेकिन वो तलाक की बात उसने वहाँ पर नहीं करी और घूम फिर कर एक ही बात वो लोग निकाल रहे थे कि मैंने उनको उनकी लड़की की शादी में नहीं जाने दिया। बराबर, वो खुद वो लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं थी, उसको यहाँ पर नहीं लाया, उसको इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं घसीटा उन लोगों ने। बहुत ही सातिर दिमाग यूज़ किया उन लोगों ने, बिल्कुल भी उसने यहाँ पर नहीं लाया, उसको बीच में नहीं लाया। उसकी घूम फिर के वो शादी के मैटर, पता नहीं वो शादी के मैटर में क्या है, शादी के मैटर में है क्या, मुझे वही नहीं समझ में आया आज तक। मैं नहीं जाने दिया। अबे उसको ये हमारे जीवन से लेना देना क्या है, अब यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और लोग सुन रहे बड़े मज़े से, उसको समझ रहे कि भाई ये मैटर होगा, ये मैटर। शादी का कोई मैटर ही नहीं है इस चीज़ में, मैटर हम दोनों के झगड़े का है। और वो लोग क्या निकालते थे हर बात कि भाई मैंने उनको मेरी बेटी की शादी में जाने नहीं दिया। आज भी अगर बात करोगे ना तो उनके दिमाग में, उनके मुँह से यही निकलेगा कि भाई मैंने उनको उनकी बेटी की शादी में नहीं जाने दिया, ये मेरी गलती। भाई मेरी गलती वो एक बात, वो मैटर ही अलग है। वो मैटर को इसमें घसीट रहे क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए। तुम्हारी लड़की की क्या गलती उसके बारे में बात करो ना।
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात कि वहाँ पे उन लोगों ने घुमा फिरा के यही बात निकालते थे कि भाई मेरी लड़की की शादी में इसने जाने नहीं दिया, ठीक है। जबकि आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में कि मैंने उसको रोका नहीं है, मैंने उसको प्रधान में जाने के लिए भी दिया, बोला था, शादी के टाइम पे भी जाने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं गई। लेकिन ये इसका इल्ज़ाम डाल दिया वो लोग ने मेरे पर कि मैंने ऐसा बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा। चलो ठीक है, बराबर। अब क्या हुआ कि उन्होंने ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के भी कसम खा लिया कि भाई हमने तलाक के बारे में बोला ही नहीं है करके। अब देखो, जब इंसान अब इतना भी हो गया ना, तो फिर मैं तो सीधा उठ के चलने लगा, जिससे लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये बंदा बहुत अकड़ू है। लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि इसकी कोई भी ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि भाई यहाँ पे न्याय की कोई बात ही नहीं कर रहा है जो सही है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं, सब लोग लड़की की साइड ही बात कर रहे हैं। तो भाई मेरा वहाँ पे रुक कर मतलब क्या है? लोग मेरे को पकड़ पकड़ के बिठाने लगे। फिर जैसे तैसे करके मैं थोड़ा रुका, रुक के फिर मेरे को बोले कि भाई अभी तेरे को क्या करना है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को बोले कि तुमको सुलह करना है कि नहीं करना है। तो फिर मैंने बोला कि फिर मैंने उस दिन फिर एक बार इग्नोर किया अपनी जीत को कि जाने दो, चलो कोई बात नहीं, रहते साथ में। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को एक बार बात करना है अकेले में। तो फिर मैं उसको लेकर गया टेरेस पे लेके गया और मैं सोडे की बोतल लेके गया दुकान से। देखो अब इनका दिमाग देखो, इनके दिमाग में, मतलब एक बात बताओ, चोर जो होता है वो चोर जैसी सोच रखेगा ना, है ना। गलत काम करने वाला गलत दिमाग ही यूज़ करेगा ना। मानते हो ना ये सब लोग आप ये बात को? तो ज़रा आप एक बात सोचो, जब मैं दुकान से वो बोतल लेकर गया सोडे की, क्योंकि बात कर करके थक चुका था मैं भी और वो भी, गले में सूख रहा था गला। सोडे की बोतल लेके गया टेरेस पे, ले जाके मैंने उससे बात किया। तो मैंने पिया, मैंने पिया नहीं, सॉरी, मैंने पहले नहीं पिया, मैंने उसको दिया पहले, मैंने उसको पहले पीने के लिए, तो उसने नहीं पिया। मैंने उसको फिर मनाया, फिर मैंने उससे बातचीत करा, मैंने पिया, फिर उसको फिर मैंने दिया, फिर उसने तभी भी नहीं पिया। एंड तलक उसने सोडा पिया ही नहीं। क्यों? उसको सिखा दिया था अच्छी तरह से कि भाई वो व्यक्ति देगा ना कुछ भी खाने को पीने को, तो वो मत खाना पीना। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब ये होता है वो लोग खिलाने पिलाने से शुरुआत होती है और उनके दिमाग में यही चीज़ है कि मैंने भी ऐसा कुछ किया है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं ऐसा इंसान होता ना, तो मैं इतनी तकलीफ़ नहीं झेलता जीवन में। तुम्हारी लड़की को लेकर या तुम लोगों को लेकर, तुम लोगों ने इतनी बेइज्जती करी मेरी, मैं इतनी नहीं करता मैं अगर ये लाइन पकड़ा होता तो, है ना। तो वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं और नहीं आगे भी कभी रहेगा। सोचूं किसी को बर्बाद करने का, मैं सब कुछ कर्म के ऊपर छोड़ता हूँ, सब कुछ। मेरे को पता है कि आज मैं अच्छा करूँगा तो ही मेरा आने वाला कल अच्छा रहेगा, चाहे वो कितना भी छोटा पाप क्यों ना हो या कितना ही बड़ा पुण्य क्यों ना हो। अच्छा करूँगा तो ही अच्छा मिलेगा, बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा, है ना। तो मैंने उसको सोडे की बोतल दी, लेकिन उसने पिया ही नहीं। मैंने उसको फिर समझाया कि भाई देख, ऐसा नहीं है, तेरी गलती थी ये वो। तो रोने लगी मेरे सामने। ड्रामा देखो पापा, ड्रामा देखो खाली आप। मेरे सामने रोने लगी, बोली कि देखो क्या हो गया, ये सब हो गया, वो हो गया, गलती हो गई मुझसे, ये वो, बराबर। तो मैं बोला कि भाई तुझको गलती ऐसा लगता है कि तूने गलती की है तो तू फिर मान ले ना, यहाँ पर मान ले और तेरे घर वालों को बोल दे कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने हमारी लड़की को रखा यहाँ पर, वो हमारी गलती थी, जो कि वाकई में गलती थी। उनको अगर रखना था तो भाई मेरे को बता देना चाहिए था, मेरे को पूछना चाहिए था कि भाई क्या मैटर है। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मेरे साले ने ऐसा किया, बराबर। ऊपर से वो लोग माफ़ी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा क्या था उस समय इंटेंशन, कि भाई एक बार तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि भाई हमसे गलती हुई है, हमारी लड़की की गलती थी, घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, और अगर चली भी गई है तो हम लोगों को बताना चाहिए था आपको फ़ोन करके कि भाई हमारी लड़की हमारे यहाँ पर आई है, या फिर क्या हुआ ये पूछना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और इस चीज़ को मानने के लिए वो लोग तैयार भी नहीं थे। तो इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस दिन न्याय की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ ड्रामा चल रहा था और उस ड्रामे का मैं विलन बन गया था। मुझे लोगों के बेइज्जती मुझे खा जा रही थी, मुझे खरोच रही थी और वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने सब कुछ लेट गो करके अंदर आत्मा से मैंने
मैं मर चुका था, मर रहा था पूरी तरह से। और मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार जहाँ पे सत्य की जगह नहीं है वहाँ पे क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो फिर मैंने मन बना लिया था कि मेरे को नहीं रहना है। लेकिन क्या है कि फिर मैंने सोचा कि एक बार एक मौका, एक लास्ट मौका देख के देखते, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ वो सब पर्सनली हुआ है। लेकिन अब जो होगा वो समाज के सामने हो रहा है। तो एक बार और लेके आके रख लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन मैंने बोला कि ठीक है मैं लेके जाता हूँ। तो उसका बाप ने पता है क्या बोला, अभी नहीं भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाप को पता था कि मेरे को घर शिफ्ट करना है, तो उस समय काम करना पड़ेगा, उसकी लड़की को मेहनत करना पड़ेगा। एक बार घर शिफ्ट हो जाए उसके बाद में मैं भेजूँगा। देखिए इंटेंशन देखिए, क्योंकि उसी समय मेरे को घर शिफ्ट करना था, तो उसमें काम करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो उस समय तो नहीं भेजेगा, 1.5 साल जो है ठहरा उसका बाप, है ना। तो वो चीज़ है कि वो उसने ऐसा किया। तो अब मेरे देखो, मेरा सब्र का बांध टूट रहा था, और मेरे को इतना जलील फील हो रहा था अपने मन में कि यार ये लोग कैसे लोग हैं। अगर इनको भेजना है या घर को गृहस्थी को बसाना है तो कम से कम थोड़ा तो सोचे। इनको ऐसा कुछ भी दिमाग में, दिल में नहीं था कुछ भी। सिर्फ एक गेम था कि जो हिसाब से जाना, हिसाब से खाना पीना रहना, अच्छा खाना अच्छा पीना, कोई भी जात का टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं। मतलब ये प्लानिंग बोलते हैं ना, वुमन कार्ड बोलते, वो खेल रहे थे वो लोग। तो वो लोगों ने नहीं भेजा। फिर मैं बोला ठीक है, फिर मैं चला गया। फिर दूसरे दिन मेरे को यही, दूसरे दिन जो भी इस दिन घटित हुआ समाज की मीटिंग में, मेरे को बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, इतनी बेइज्जती फील हो रही थी, क्योंकि बहुत ही बेइज्जती हो चुकी थी ऑलरेडी। क्योंकि सब लोगों ने मुझे ही बुरा भला बोला कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है। और मैंने जो इज्जत बनाई थी समाज में इतने समय से मेहनत कर कर के, वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और सोचो ज़रा कि जो इंसान में इज्जत कमाया हो इतने सालों से मेहनत करके, उसे कि उसकी इज्जत अगर मिट्टी में मिल जाए तो उसे कैसा लगेगा। ये तो सिर्फ वही समझ सकता है जो जिसने इज्जत बनाई हो, आदमी लोग ही समझ सकते। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ। तो उस दिन मैंने सोचा कि बस अब मुझे नहीं रहना है इस ज़िंदगी में, मतलब इस दुनिया में। और फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये खुल के बोल रहा हूँ मैं, पहला सुसाइड अटेम्प्ट मैंने उस दिन किया। मतलब सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन फिर एंड मोमेंट, मतलब मैं सब कुछ तैयारी करके रखा था, मैं घर में मेरे कमरे में पूरी तैयारी के साथ ही था मैंने सोच लिया था। पर मेरे को लास्ट टाइम पर ऐसा विचार आया कि अगर मैं मर गया और मेरी वाइफ को पॉलिटिक्स खेलना हुआ, तो भाई वो पॉलिटिक्स तो मेरे मरने के बाद भी खेलेगी, है ना। ये तो जायज़ है, समझ रहे हो आप। अगर मेरे उसका इंटेंशन ये है कि भाई ये आदमी को बदनाम करना है, वो तो उसके बाद तो वो छुट्टी हो जाएगी ना। उसके बाद तो लगाव जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि लगाव तो था ही नहीं। लगाव होता तो यहाँ तक बात कभी आने ही नहीं देती, तो वो क्लियर हो जाती। फिर मेरे को और बदनाम करती, मेरी लाश पर भी वो पॉलिटिक्स खेलती, है ना, कि दम नहीं था, गलत इंसान था, इसीलिए मर गया, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब मेरे पास 2 ही रास्ते बचे, 3 रास्ते थे मेरे पास उस समय। नहीं सॉरी, 3 रास्ते तो पहले थे, लेकिन 2 रास्ते फिर बचे मेरे पास कि या तो मैं मर जाऊँ, या तो मैं उसको पूरी तरह से छोड़ दूँ, अपने दिल दिमाग से निकाल दूँ, और अपना जीवन जो है वो शांति से व्यतीत करूँ। आने वाले समय जो भी है हमारा, शांति से मैं निकलूँ, शांति से जीऊँ मैं। तो मुझे दूसरा रास्ता ठीक लगा, क्योंकि मरने का हिम्मत नहीं हो पाया मेरे से, शायद मेरा समय नहीं था। मैंने दवाई नहीं खा पाया, फिर मैं छोड़ दिया, क्योंकि ये एक विचार ने मुझे रोक लिया। क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो साला मेरी लाश पर भी पॉलिटिक्स खेलेगी वो। फिर मैंने सोच लिया। फिर उस दिन क्या हुआ कि उसी दिन, उसके दूसरे दिन, यानी मीटिंग के दूसरे तीसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने एक घर देखा। और इत्तेफाक से देखो, भगवान की कृपा देखो, इत्तेफाक से मुझे अचानक से एक मकान मिला, कम रेंट पे, छोटा वाला, जिसमें मेरा सामान रख सकूँ मैं। सामान लिया, फटाफट मैंने रखा उसमें, और उसका जो सामान था उसको मैंने मशीन वगैरह वगैरह सब मैंने उसको दिया। और मैंने बच्चों को उसके साथ में भेज दिया। बच्चों को उसके साथ में इसीलिए भेजा क्योंकि वो मुझे ऐसे बोल रही थी कि मैं बच्चों भी लेकर जाऊंगी, सामान भी लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरी मर्ज़ी होगी तब।
मैं उसको सामान देने के लिए तैयार था, बच्चे देने के लिए तैयार था, तो मैं जब दे रहा था तब ले लेना चाहिए ना उसको। वो बोल रही है कि नहीं लूँगी तो मैं सही, लेकिन मैं जब मेरा मन करेगा तब लूँगी, और तब तक तुम्हारे पास रहने चाहिए, वो भी सब सब सेफली, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगी, ये करूँगी होंगे। पुलिस की धमकी देती है यार बार बार, क्या समझती क्या है वो। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, क्या है इसके अंदर, ये औरतों को होता क्या है अपने अंदर, इतना क्या सोचती है ये कि बहुत खूबसूरत है। छोड़ो, मैं बात फिर कभी बात करूँगा इस बारे में। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे को तात्कालिक एक मकान मिला, और मकान मिला तो मैं निकल गया और फटाफट सामान लिया, वो सामान शिफ्ट किया, बाकी का सामान उसके टेम्पो में डाल के, बच्चों को टेम्पो में बिठा के मैं निकल गया, और फ़ोन वोन सब ब्लॉक करके बंद करके रख दिया मैंने। मेरे को पता था कि ये बम फोड़ा है मैंने, तो उनके ऊपर बहुत भयंकर तरीके से फूटा होगा, चिथड़े उड़ गए होंगे, तो इसीलिए मैंने फ़ोन वोन बंद करके रख दिया, और मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। फिर बहुत वो थोड़ी परेशान हो गई। परेशान क्या, उसने कैसी कैसी हरकत करी पता है। वो मेरे मकान मालिक के पास में जाके चिल्ला चोट करके आई, और समाज में जाके चिल्ला चोट करके आई। मेरे घर पे जो मेरे जीजा जी है नारायण भाई, और हंसा बहन जो मेरी बहन है, उनके घर पे जाके चिल्ला चोट करके आई। और ड्रामा तो एक नंबर, मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, सबके सबूत पड़े हैं मेरे पास, किसके किससे कैसी कैसी बातें हुई है, उसने क्या किया है, सब कुछ मेरे पास पड़ा है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो पर्सनली मेरे को मैसेज करना, मैं सबको बताऊंगा, ठीक है। तो और ये सब इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि आदमियों की बातों का कोई भरोसा नहीं करता भाई। आदमियों की बातों, औरत और आदमी का झगड़े में कभी भी आदमी का कोई कीमत नहीं होता है, सच्चाई की कोई कीमत, अरे आदमी का सच्चाई की कीमत नहीं होती है, ये है। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, सबूत है कि उसने कैसे कैसे ड्रामे करे हैं, हरकतें करी है, ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात क्या है कि जब मैं उसको सामान दे दिया उसके बाद वो लोग बिल खिला उठे एकदम पूरी तरह से। वो इधर फ़ोन करे उधर फ़ोन करे, पुलिस स्टेशन जाने की धमकी दे। पुलिस स्टेशन में जाके पता है क्या, अब ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, ये बताता हूँ। देखो ऐसा उन लोगों ने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अच्छी नौकरी, एक चाराने का कर्जा नहीं, सुनो ध्यान से, एक चाराने का कर्जा नहीं, अच्छी नौकरी, बराबर, ये सब कुछ था, घर था, सब कुछ था। इसीलिए वो मेरे पास आने के लिए उसने पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी वगैरह वगैरह, महिला पुलिस स्टेशन में, ये वो करके। मैं फ़ोन नहीं उठाता था किसी का भी, मेरे को पता है कि ये फ़ोन उठाऊंगा तो ये मैं फंस ही जाऊंगा। फंसने का मतलब क्या है कि मैं उनकी बातों में आ ही जाऊंगा, क्योंकि एक बात तो तय है, चोरी करने वाले चोर को भी अगर तुम बोलने का मौका दे दोगे ना तो तुमको कैसे भी करके कन्विंस कर लेगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करना चाहता था, मैं पुलिस वाले की भी बात नहीं करता था। मेरे जीजा को भी फ़ोन आ रहा था उसको, और उनको बोल रहे थे कि भाई एक बार बात करवाओ। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक बार बात कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने वो पुलिस वाली से मैंने बात किया। तो फिर वहाँ पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में जाके मैंने उसको बताया, तो फिर उन्होंने सब कुछ सुना। अच्छे से सुनने के बाद में उनको भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई गलती तो है, लड़की की भी बहुत गलतियाँ है। तो फिर हमारा बातचीत करवा के, सुलह करवा के, पेपर पे साइन करवा के हमको काउंसलिंग करके छोड़ दिया। फिर मैं लेके आ गया घर पे, मैं बोला कि चलो ठीक है, जो हुआ हो गया, छोटा सा घर है। और तब तक मेरी नौकरी जा चुकी थी, सॉरी, ये गेटो जॉब की नौकरी तो बंद हो चुकी थी, मतलब बंद होके कुछ ही समय हुआ था। तो आई थिंक कुछ ही समय यानी कि कुछ एक हफ्ता ही हुआ होगा शायद, आई थिंक, तो उस समय की बात है। तो मेरे पास नौकरी भी नहीं थी उस समय, और छोटा सा घर था। मैंने बोला कि भाई देख ये घर है छोटा सा, इतने में तेरे को रहना पड़ेगा ऐसा। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रहते हैं। फिर घर पे आने के बाद फिर से वापस का नाटक यही हुआ कि वो मगजमारी, मतलब सेम चीज़ वही, वो ऐसी हरकतें ऐसी कर। देखो हर झगड़े का शुरुआत यहीं से होता था कि वो करती कुछ नहीं थी, वो खुद गलत काम कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ वो करेगी जिससे मुझे गुस्सा आएगा, वो सिर्फ यही करेगी जिससे मुझे गुस्सा आएगा। मैं बोलूँगा कि यार ये मत कर या ये करके रखना, तो वो नहीं करेगी, ये मत कर बोलूँगा तो वो करेगी, ऐसा।
ऐसे ही, तो वो चीज़ उसका सेम था। मैं उसको और एक बार से क्या है कि एक बार मेरे को गुस्सा दिला दिया और मेरे को आग लग गई, गुस्सा आ गया, उसके बाद वो शांत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को तो गुस्सा दिलाना उसका काम था ना, उसका टास्क था ना, उसका तो यही इंटेंशन था कि मुझे एक बार गुस्सा दिलाना, ये मेंटली इसको डिस्ट्रॉय करना, इसको मेंटली इसका डिसबैलेंस करना, इसका मेंटल, इसका दिमाग को। और वो कर देती थी क्योंकि उसका काम था। मुझे गुस्सा आ जाता तो फिर मैं उसको फिर चिल्लाने लग जाता था कुछ भी। लेकिन क्या है कि वो थोड़े दिन तक थोड़ा आई थी, उसके बाद थोड़े दिन अच्छी तरह से रही, उसके बाद में वही नाटक उसका चालू हुआ, फिर झगड़े होने लगे, फिर उधर भी मगजमारी होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हाँ, मेरे जीजा जी का लड़का जो था सुनील, उसकी शादी थी चौथे महीने में। नहीं नहीं, सॉरी, वो उससे पहले की बात बताता हूँ। मैं भी नौकरी नहीं थी, फिर नौकरी मेरे को एक जगह और नौकरी मिली जो कि सेम सैलरी पे थी, जो कि बहुत अच्छी नौकरी थी, 82,000 रुपीज़ की वो भी। तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे घर में। बस खाली तकलीफ़ ये थी कि उसका ईगो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसका बढ़ गया था, ईगो स्टिक हो गई थी पूरी तरह से। और वो पहले जैसी नहीं थी, कहने का मतलब पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, यानी कि अब उसकी नज़रों में क्या है कि अगर वो अच्छी थी तो मेरे को अच्छी लगती थी, अब बुरी हो गई तो मैं बुरी लगने लगी, तो ये उसको बात गलत लगती है। इसमें गलत क्या है यार? अगर मैं अच्छा रहूँगा तो लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, है ना? अगर मैं गलतियाँ करूँगा तो गलत तो बोलेंगे ही ना, इसमें गलत क्या है? तो वैसा ही वो जब अच्छी थी तो मैं उसकी तारीफ़ करता था, मैं उससे प्यार करता था, वो अच्छी थी बोलता था। अब वो ऐसी हरकत कर रही है तो मैं बोलूँगा ही कि भाई तू अच्छी नहीं है करके, है ना? इसमें गलत क्या है? अच्छे रहोगे तो अच्छा ही बोलोगे, अच्छा सुनोगे, बुरे रहोगे तो बुरा ही सुनोगे, सुनना ही पड़ेगा। सुनोगे क्या? सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत हो तुम। तो पहले बहुत अच्छी थी, जब बिना वजह सुन लेती थी, कभी कभी मैं गुस्से में आता था, कुछ भी बोलता था तो सुनती थी, हाँ हाँ करती थी, कोई बात नहीं। तो उस समय हमारा झगड़ा कभी लंबा होता नहीं था, ये लाइफ की शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, कभी इतना ज़्यादा नहीं खींचा था बातों को। लेकिन अब ये क्या है कि ये क्या है ना कि इसको, इसके अंदर एक ईगो ने घर बना लिया था, बराबर। उसको कान भर दिए गए थे उसके माँ बाप ने, अच्छी तरह से। माँ बाप बोलो, मैं तो माँ बाप ही बोलता हूँ, बाकी किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने कैसे कैसे कान भरे वो तो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे इतना समझ में आता है कि उसके माँ बाप के अलावा, माँ तो भाई बापा पूछो ही मत, वो तो महान स्त्री है उसकी माँ तो। वो तो एक ही चीज़ उनके दिमाग में भरी गई है कि झुकने का नहीं, और झुकोगे तो दबाता रहेगा उसको, ऐसा। तो ये चीज़ अब उसके दिल दिमाग में अगर बैठ गई तो क्या होगा फिर, है ना? झगड़े की जो सीमाएं वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक आध बार झगड़ा होता है, वो महीने में 8-10 बार होगा, हफ्ते में 4 बार होगा, है ना? तो गलत विचार कभी किसी के दिल दिमाग में नहीं डालना चाहिए। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बीवी बेटी के घर दिमाग में, ठीक है? हाँ, तो अब क्या हुआ कि वो वापस आए, उसके बाद अच्छी नौकरी मिली, सब कुछ ठीक चला। फिर उसके बाद तीसरे महीने में मेरी नौकरी फिर से चली गई 3 महीने के बाद, क्योंकि वो कुछ इशू हुआ था काम को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही था वो 3 महीने का। तो 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ, उसके बाद में वो जो डिसकंटिन्यू कर लिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, देखो बर्बादी का कारण अब शुरू होता है। वो ये है कि जब वो नौकरी चले गई, तीसरे महीने की 31 जो लास्ट थी तब तक मैंने काम किया, उसके बाद में जॉब चली गई। और चौथे महीने से मेरे पास थोड़ा सेविंग्स था, वो पैसा मैंने ये सोचा कि भाई अभी जब तक नौकरी नहीं मिलती, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक क्या करें हम। तो मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि मैं शेयर मार्केट में मैं पैसा लगाता हूँ और मैं शेयर मार्केट सीखूँगा, ठीक है? जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, ठीक है? ये मेरी गलती थी
क्योंकि गलती इसीलिए थी कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये शेयर मार्केट जिसको नहीं आता है वो करेगा तो वो तो जाएगा ही, और लोग वो फिर शेयर मार्केट को बदनाम करते हैं। नहीं भाई, शेयर मार्केट बदनाम करने के लिए ही है, क्योंकि वो जुआ ही है। उसे कोई कुछ बोले या नहीं बोले, ये बात है ना, वो धुरंधर भी नहीं समझ सकता कि भाई वो जो कर रहा है वो पैसा नहीं कमा रहा है। वो मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन ये शेयर मार्केट में मैं गिरा, मैंने अपना पैसा लॉस किया, और फिर थोड़े टाइम के बाद 1-2 दिन के बाद में मैं लॉस कर दिया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या करें, 70-80 हज़ार रुपये का लॉस हो चुका है, क्यों ना एक लोन लिया जाए। क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था, मुझे सैलरी अच्छी मिलती थी, तो उस हिसाब से मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत काफ़ी अच्छा रह चुका है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक लोन लिया 1.5 लाख का। 1.5 लाख का लोन लिया, और लोन लेने के बाद में मैंने वो पैसा डाला एक साथ 1.5 लाख रुपया। मैं सोचा कि भाई एक दिन का 1-2% भी निकालता हूँ तो 1500-3000 रुपया होगा, जो कि मेरा एक अच्छी सैलरी बन सकती है इसके अंदर, ज़्यादा की, क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करना है। मतलब मेरे उस समय का जो इंटेंशन था, मेरा जो दिमाग था वो उस हिसाब से चल रहा था। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है वो 1.5-2, मतलब अगर 2 लाख रुपया लगाते हो या 2-3 लाख रुपये, यानी जितना बड़ा अमाउंट लगाते हो, उसमें से परसेंटेज वाइज बात करूँ अगर मैं, तो 1%, 1.5% या 2% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो वो चल रहा था उस समय मेरे दिमाग में। तो मैं सोच रहा था कि यार 1.5-2 लाख रुपये लगाऊंगा, और 2% भी अगर निकालता हूँ पर डे का, तो 40% होगा महीने का, 40%, और 2 लाख का 40% मीन्स के 4 लाख रुपया हुआ। नहीं, सॉरी, 2 लाख का 40% यानी कि 40,000 रुपया हुआ, 40-50 हज़ार रुपया समझ लो। तो नहीं नहीं नहीं, 10% 80,000 रुपया हुआ, सॉरी, हाँ, 80,000 रुपये के आसपास हुआ, 40%। तो मैंने सोचा कि 80,000 रुपये यानी कि मेरी सैलरी महीने की निकल गई। तो उस इंटेंशन से मैंने लगाए थे पैसे, पर वो पैसे डूब गए। हाँ, अब एक बात खास ध्यान रखिए कि ये जो भी मैंने किया वो हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ। इसमें मेरा कोई अकेले का नहीं था विचार। तो मैंने शेयर मार्केट में डाला, और उसको बताता भी था कि भाई देख ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सब उसका मतलब दोनों सहमत थे इस चीज़ से, बराबर। तो हम लोग ने वो किया, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाया, और मेरा लॉस, पहला लॉस हुआ, फिर दूसरा लॉस, जो लोन लेके डाला था वो भी लॉस हो गया। फिर उसके बाद में फिर मैंने एक लोन और लिया 2.5 लाख के आसपास का, वो लिया, वो डाला, वो भी लॉस हो गया। फिर ऐसे करते करते मेरा जो EMI हो गया, EMI जो था मेरी 8 लाख 9 लाख रुपए के आसपास का लोन हो चुका, क्योंकि 1.5 लाख का लिया, 2.5 लाख का लिया, 4.5 लाख का लिया, ये सब लॉस करते गया मैं। क्योंकि लोन लेता था, मतलब दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो विचार की वजह से मेरे को ऐसा करते रहना पड़ा, और जब तक वो कर रहा था तब तक लॉस ही हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे आता नहीं था। मुझे जितना सीखा था मैंने कि ऐसे लगाते, ऐसे बाय करते, ऐसे सेल करते, दैट्स ऑल, वही चीज़ कर रहा था मैं, और मैंने वही किया, जो कि मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा उसका। तो 8-9 लाख रुपए तक मैंने लॉस कर दिया, और जिसकी EMI थी 18-19 हज़ार रुपये के आसपास, ठीक है। तो फिर उसके बाद में वंदना ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब मत करो, अब साहब बहुत हो गया, अब मत करो, उसने बताया मुझे ऐसा। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार सही है, ठीक है, छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, हम लोगों ने उस दिन कसम ले ली कि आज से के बाद अब ये सब नहीं करेंगे, जो भी है थोड़ा बहुत मिर्ची रोटी खा के जैसे भी रहेंगे, मतलब नौकरी 40-50 हज़ार की जो भी मिलेगी वो करके लोन चुकाएंगे 18-20 हज़ार रुपये का, बाकी का घर चलाएंगे, पर ये अब नहीं करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था, हमारी बात भी हो गई थी, उसने कसम भी दी थी, मैंने कसम भी खाई थी, मैं ना नहीं बोलता, मैंने कसम भी खाई थी कि मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन क्या है ना कि मेरा उस समय दिमाग पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तब तक मैं बताया ना, एक तो घर की परेशानियाँ, घर के झगड़े, ये वो, और ऊपर से ये लोन। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि यार इतना बड़ा लोन मैं मेहनत करके तो नहीं चुकाऊंगा, है ना।
तो ये गेम होता है, ये क्या है, ये गेम है, ये शेयर मार्केट एक गेम है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है। साइकोलॉजी क्या है कि लोगों को उसको पहले लालच दो। ये हर एक गेम का एक साइकोलॉजिकल एक वो है, थॉट है, विचार है बनाने वाले का, कि उसको पहले दो, उससे पहले दो। देने से क्या होगा कि उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो उसके बाद उससे छीन लो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले 80,000 रुपये मैंने लॉस किया, तो उसके पहले ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया। 4 दिन तक मैंने पहले 38,000 के 40,000 रुपये जैसा मेरे पास सेविंग था, वो मैंने डाला था। तो वो मैंने उसके अंदर रखा था, मैंने SIP किया था, वन टाइम SIP, लेकिन उसके बाद मैंने उसको निकाल के मैंने शेयर मार्केट में डाल दिया था। और वो शेयर मार्केट से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि मैं 4 से 5 दिन मैंने ट्रेड किया, जो कि हर रोज़ का 1500, 2000, 3000, 1500, 2000, 3000 करके मैंने 3-4 दिन करके मैंने 12-13 हज़ार रुपये मैंने 4 दिन में कमा लिए। अब वो देखो, उससे मेरे दिमाग में क्या पैदा हुआ, एक ग्रीड पैदा हुई। ग्रीड मतलब इन द सेंस ग्रीड ही समझ सकते हैं, लालच समझ सकते हैं, या फिर ऐसा समझो कि मेरा एक बिजनेस माइंड के हिसाब से मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं क्यों ना इसको बिज़नेस बना लूँ अपना, कि मैं इसको एक जॉब की तरह या बिज़नेस की तरह ट्रीट करूँ, ताकि मैं इससे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अर्न करूँ पैसा। बस उसी इंटेंशन से मैंने क्या किया कि मैंने लोन लिया, फिर ये सब हो गया। फिर वो, हाँ, लोन लेने के बाद जब वो मैं पूरी तरह से कम्प्लीटली मैंने जब उसके अंदर एक अमाउंट डाला, एक 1.5 लाख रुपए का, तो फिर भाई वो पैसा धड़ाक से चला गया पैसा। अब धड़ाक से चला गया तो मेरे को क्या होगा, झटका लगा कि यार साला ये तो चला गया पैसा। और उस समय मेरा क्या डाउनफॉल चल रहा था भाई, सीरियसली बोलो, डाउनफॉल मतलब कि मेरे बुरे दिन उस समय, नक्षत्र समझो या कुछ भी समझो, ठीक नहीं चल रहे थे, समय ठीक नहीं चल रहा था, हर तरीके से बहुत नुकसान, हर तरीके से जॉब चले जाना, अच्छी नौकरी चले जाना, अच्छी नौकरी थी वो चले जाना, फिर हेल्थ इशू, ये सब वगैरह वगैरह, घर के झगड़े। तो वही सब कुछ था कि लोन लिया 2-3 लाख रुपए का, मतलब ऐसे करते करते 7-8-9 लाख रुपए का लोन हो गया, और 18-20 हज़ार रुपये के आसपास की EMI हो गई महीने की। फिर क्या हुआ कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने क्या किया कि मेरे को लोन तो मिल ही रहा था। इसमें लोन वालों की भी बहुत बड़ी गलती है, देखो, बैंक वालों की बहुत बड़ी गलती है, ये लोन देने वालों की, क्रेडिट कार्ड देने वालों की, उनकी गलती यहाँ पर आती है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, और मैं ऐसे भी मेंटली डिस्ट्रॉय हूँ, है ना, मैं मेंटली एकदम डिस्टर्ब हूँ, और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि भाई मेरे को ये कैसे रिकवर करना है, और मेहनत करके करूँगा तो कितना साल लग जाएगा। तो मैं यही सोच चल रहा था कि भाई मैं इसी तरह से 2-2, 5-5% भी अगर निकाला, 2-3 लाख रुपए लगा के, तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिकवर करके, मतलब जल्दी जल्दी चुका सकता हूँ मैं। वरना ऐसा मेहनत करके चुकाने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, कि उस समय मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें। वही ठीक लग रहा था कि मैं लोन लूँ और लोन लेकर शेयर मार्केट में डालूँ, वहाँ से अर्न करके इसमें ये सारे लोन चुकाऊँ। क्योंकि जब 2-3 लोन, 4 लोन हो गई तब तक तो उसके बाद तो मेरे को पैसा कमाने का तो इच्छा भी मर गया था। मेरी इच्छा तो यही थी कि बस मैं उसमें से वो पैसा निकाल के अपना लोन चुकाऊँ और मैं छूटा हो जाऊँ। यहाँ तक सिचुएशन आ गई थी कि अपना पैसा कमाना तो दिमाग से भी निकल गया था कि मैं कुछ कमाऊँगा। नहीं, मैं तो जॉब के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो कमाना है, जो चुकाना है, उसके बारे में मेरे को, मतलब मैं रुका हुआ था उसमें। तो फिर मैंने बताए बिना 4.5 लाख रुपए का लोन फिर से लिया, वंदना को बताए बिना 4.5 लाख का लोन लिया, और मैंने डाला। और उसने मतलब उसको छुप के कर रहा था, घर में ही बैठा रहता था और मैं छुप के कर रहा था, तो उसको पता तो चल गया था, बच्चों ने बता दिया था, बच्चों ने देखा था, तो उसने कुछ बोला नहीं मेरे को। फिर वो धीरे धीरे फिर वो लोन इसी तरह से नुकसान होता गया। फिर वो उसी बीच शादी चल रही थी, शादी आई, मेरे भांजे की शादी आई। तो उस शादी में क्या हुआ कि मेरा झगड़ा हुआ उसका, वंदना के साथ शादी में। मतलब 2 शादी थी, मेरी भांजी की और मेरे भांजे की। तो मेरे भांजे की शादी के एक दिन पहले मेरी भांजी की शादी थी, तो मेरी भांजी की शादी में थोड़ा मतभेद हो गया वंदना के साथ में। वो, अब देखो मतभेद क्यों हुआ, मैंने उसको बोला था कि भाई तेरे को अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो तू मुझे बोल, तू किसी से मांग कर मत पहन यार। तो उसको क्या चन्या चोली पहनना था, मैंने बोला भाई कि तेरे को अगर चाहिए तो तू मुझे बोलना, मैं तेरे को नहीं ला कर दूंगा क्या। तो किसी से मांग कर क्यों पहन रही है, मेरी बेइज्जती क्यों करा रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो सब चीज़ें। तो इसमें मैंने कुछ गलत बोला, तो वो
नहीं, वो तो मांग कर ही पहनने का उसको, और ऊपर से उल्टे जवाब देना। मुझे उल्टे जवाब बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। तो उल्टे जवाब देवे और गुस्सा आ रहा है तो भी गुस्सा ही दिला जा रही है। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को आना है कि नहीं आना है, मैंने उसको बोला। तो उसने बोला मेरे को नहीं आना है, यानी भांजे की शादी में। भांजे की शादी नहीं पड़ गई थी, भांजे की शादी में। अब भांजे की शादी में मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को आना है कि नहीं आना है, तो उसने बोला नहीं आना है मेरे को। तो फिर मैंने बोला ठीक है, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, बराबर, मैं बच्चों को लेके जाऊँगा। तो मैं बच्चों को लेके गया। अब देखो, सिर्फ एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ क्या खुश रहा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसके माँ बाप को घर पे बुला के या फ़ोन पे मिल के क्या क्या प्लानिंग करी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं शाम को घर पे आया ना, तो घर पे सब चीज़ें तोड़ फोड़ के रखी थी उसने। अच्छा है कि मेरे कंप्यूटर को नहीं कुछ किया, लेकिन पूरे कलर का डब्बा जो था ना, वो ऐसे करके दरवाजे पे फेंक दिया, ये पंखे के ऊपर फेंक दिया। ये पंखा तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने साफ़ करवाया। तो ये पूरा कलर नीचे ये वो सब, इसके वायरों पे अभी भी देखो कलर गया नहीं है। देखो ये वायर दिख रहे, ये वायर के ब्लू कलर, ये पूरा, ये देखो पूरा ये वायर को पूरा एक पंखे पे कलर फेंक दिया। कलर का डब्बा पूरा फेंका उसने। दरवाजा पे पूरा कलर हो गया, इस पे कलर हो गया। और फिर मेरा जो एक वेट लॉस करने के लिए मैंने एक मशीन लाया था, वो मशीन तोड़ दिया उसने। ये सब कुछ कर दिया। और शाम को देखो, जब मैं शादी निपटा के जब शाम को आया, तो पहले से प्लानिंग करके उसने रखा था कि झगड़ा तो होने वाला ही है, तो मैं अपने माँ बाप को, भाई को, सबको बुला के रखती हूँ, ताकि मारा पीटी हो ना तो उसको ही मारे हम लोग, यानी मुझे ही मारे वो लोग, बराबर। तो प्लानिंग तो फुल थी उसकी। अब मैं तो शादी निपटा के आया था, घर पे आया। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या है ये सब, तो उसने बोला कि मैंने फेंक दिया गुस्से में आके। उनके माँ बाप के सामने बोल रही है वो कि मैंने गुस्से में आके इसको फेंक दिया, ये सब कर दिया। उसका भाई मेरे सामने ऐसा उछल रहा था मेरे को मारने के लिए, ये ऐसे चीज़ें ढूंढ रहा है जैसे कि मेरे को मारेगा। अबे साले, अभी क्या बोल, मेरे को मुँह नहीं खोलना है। तो वो मेरे को गुस्सा दिखा रहा था, ऐसे गुस्सा दिखा रहा था जैसे कि मेरे को अभी मार ही डालेगा, ऐसा। तो वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मेरे से बात कर रहा था, जो कि मुझे फिर गुस्सा बहुत आ रहा था। उन लोग का एक ही चीज़ था कि भाई ये बंदे को गुस्सा दिलाओ और ये गलती करे और उस गलती को पकड़ो, दैट्स ऑल। फिर मैंने बोला कि भाई क्या करना है, तो वो क्या किया मालूम है, उन लोग की कितनी हिम्मत देखो। मेरे घर में आके मेरे को बोलता है कि तलाक मतलब हमको साथ में नहीं रखना है, और 1 तोला सोना जो दिया था शादी में वो मेरे को देना और गाड़ी ले जाना। गाड़ी की चाबी ले लिया मेरे से, मेरी बाइक की चाबी ले लिया उसने, और वो लेके बोलता है कि मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और जो हो सकता है वो कर ले, और पैसा दे के लेके जाना, 1 तोला सोने का पैसा दे के जाना और ले जाना गाड़ी। बोलो, मैं अकेला और वो 4-5 लोग, बोलो। अब सोचो कि ये लोग कितने नीच लोग हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। मेरे को भी बहुत मन में ऐसा आया कि इन लोगों को साले को एक ही बार मैं भी बताऊँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गधे में घोड़े में फ़र्क होना चाहिए, है ना। तो उस दिन क्या हुआ कि वो लोग ऐसा नाटक करके गए और अपनी लड़की को वहाँ से लेके चले गए, बराबर। तो और उस दिन से तो ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया नाटक। बात पे पुलिस स्टेशन फ़ोन करें, बात पे पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस की धमकी देने लगे। उस दिन से उनके दिमाग में ऐसा कि मैं डर जाऊंगा पुलिस वालों से, बराबर, और पुलिस की धमकी देने लगे बार। अरे क्या है यार, छोटी छोटी बात पे पुलिस की धमकी, बराबर। तो मेरे को झमेला नहीं चाहिए। झमेला मतलब कि मेरे को पता है कि पुलिस वाले भी आएंगे तो सुनने में इतना वो उनका इंटरेस्ट नहीं होगा कि आदमी सही है या नहीं, लेकिन वो औरत की ही बात करेंगे, इसीलिए वो सब मगजमारी मेरे को नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कभी ये सब चीज़ें नहीं किया, यहाँ तक बात नहीं आने दिया, बराबर। तो उस दिन उसने ऐसा किया। फिर उसके बाद में वो चले गए उसके घर पे लेके, उसके घर वालों ने उसको लेके चले गए। फिर उसके बाद में फिर उसने क्या किया कि वो आई। फिर दूसरे दिन वो आई, फिर से आई
उसको क्या क्या देखो, सिखाने के लिए, हमारे घर को बर्बाद करने के लिए उसका माँ बाप का हाथ तो 100% है, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है, वो तो क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। तो वो वहाँ से आई सीख कर आई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर घर पे आने के बाद में उसने शांति से हमने डिसाइड किया। मैं भी चाहता था कि भाई शांति रहे, वो भी शांति चाहती थी, मैं भी शांति चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या करना है, तू भी तलाक चाहती, मैं भी तलाक चाहती, तो तलाक ले लेते ना यार, ख़त्म हो गई बात, इतना ज़्यादा क्या सोचना है। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो हम लोगों ने कि दोनों की सहमति से ये बात हुई कि हम दोनों तलाक लेंगे। उसने कुछ नहीं, भरण पोषण के बारे में कोई बात नहीं हो, ना उसको चाहिए था ना मुझे देना था, तो दोनों की बात थी, दोनों इस बात से सहमत थे। फिर थोड़े दिन तक ऐसा ही चला। फिर वो अलग हो गई मतलब अब उसको ऐसा था कि हाँ, उसने वो अलग मेरे को इसीलिए हुई कि अब मेरे पास देखो, मेरे पर लोन कितना हो चुका है पता है? लोन 28-30 लाख रुपए के आसपास का लोन, बराबर। अब उसको देखो, उनके दिमाग में क्या है कि मेरा जो ईएमआई है वो कोई 80-85 हज़ार 90 हज़ार के आसपास की मेरी ईएमआई है 1 महीने की। तो अब इसने देख लिया कि भाई अब ये बंदे के साथ कोई फ्यूचर नहीं है इसका, बराबर, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। उसने समझ लिया, उसके माँ बाप ने देख लिया, तो भाई सिखा दिया उस दिन उसको कि भाई तू एक काम कर, तू अलग हो जा, ये बंदे के पास कुछ बचा नहीं है अब उस तेरे को देने के लिए, ना इसके पास अच्छी नौकरी है, कर्जा हो चुका है, और इतना कर्जा भी इतना बड़ा है कि सारी ज़िंदगी चुकाता रहेगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो या उसके साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, तो तू भाई अलग हो जा। तो अब देखो इंटेंशन देखो, जब मेरे पास अच्छी नौकरी थी तो मेरे पास पुलिस स्टेशन तक जाके मेरे पास आने के लिए तैयार थी। लेकिन अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सब मैं कर्जे में आ चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर, तो उसने सब लोगों ने मिलके छेड़ा मार दिया। अब ये बात मैं बोलता हूँ अगर, तो उन लोगों को लगती है बुरी, उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, मिर्ची लग रही है, क्योंकि सत्य तो कड़वा ही होता है, सच बोल रहा हूँ ना, वो तो कड़वा ही होता है, बराबर। तो ऐसा उसने किया। तो उसने क्या किया, उसने सामान लिया, अपना सामान लेके निकल गई। और देखो सामान लिया तो उसने कुछ, उसका जो लाई थी वही लेके गई, बराबर। अब मेरे को भी जब घर चेंज करना था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो फिर मैंने उससे बात किया, सामान ला के यहाँ पर रख दो मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारा सामान घर का उसके घर में ले आके रख दिया, बराबर। और मैं रहने लगा मेरे भाई के कारखाने में, बराबर। मैं ऐसा 1.5-2 महीना तक ऐसा किया, नौकरी नहीं मिली मेरे को, तब तक मैं वहाँ पे ही रहता था और खाली सामान यहाँ पे रखता था, और मैं यहाँ पे आके सोता था, खाता भी नहीं था। मैंने एक ऐसा अन्न का दाना नहीं खाया मैंने उसके घर का। और जब जब मेरे को बहुत भूख लगी, मेरे पास पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने उसको पूछ कर उसके घर का सिर्फ मैंने ममरा खाया है, एक कटोरा 2 कटोरा ममरा खाया है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं खाया मैंने उसके घर का, बराबर। खाली सोता था और नहाता धोता था, बराबर। अब ऐसे करते करते फिर हुआ यूँ कि अब कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो उसका, अब देखो मैं रह रहा भी उसके घर में हूँ, सो रहा भी उसके घर में, तो अब उसको वो भी नड़ने लगा। तो फिर वही झगड़े तो होते रहते थे हमारे बीच में। तो फिर वो बोली कि ठीक है अब तो तलाक ले ही लेते, इस बार फाइनल लेते थे। तो फिर मैंने सोचा, मतलब मेरे को तब एक नौकरी मिली थी जहाँ पे मेरी कुछ 40,000 सैलरी थी। तो वो नौकरी मैंने 1 महीना 1.5 महीना किया। फिर उसके बीच में मेरे को यही झगड़े चल रहे थे, तो उसने, हमारी बात हुई एक दिन कि भाई अब तलाक ले लेते। तो फिर मैंने बोला कि भाई तेरे को तलाक लेना है, वकील के पास जाना है, तो भाई तू सोच लेना पूरी तरह से, क्योंकि तू पलटी मारती है, मैं जानता हूँ तेरे को अच्छी तरीके से, बराबर। अब तो वकील के पास जाएंगे, फीस भरेंगे, तो फीस तो तू देगी नहीं, मेरे को ही देना पड़ेगा, है ना, जबकि मेरे पास सैलरी भी उतनी है नहीं, बराबर, और उधारी इतनी सारी है। तो उसने बोला कि नहीं मैं पलटी नहीं मारूंगी, मैं पक्का इस बार तलाक दे ही दूँगी। तो बहुत इतना बार समझाने के बाद में मैंने बोला कि तेरे घर वालों से बात कर ले, कंफर्म कर ले। बोली कि हाँ सब कंफर्म है, मैंने बात कर लिया, ये वो। कितना झूठ, भगवान कितना झूठ, मतलब। अब उसने, ये लास्ट की बात बता रहा हूँ, ये लास्ट में जो अब मेरा मैटर ख़त्म होने वाला है। तो उसने, मैंने बोला कि ठीक है अब तूने बात कर लिया तो फिर ठीक है हम जाते हैं। तो हम वकील के पास गए। वकील के पास जाके वकील ने हमको, एक बार इसके पहले भी हम लोग गए थे
उस समय। तो उसने समझा बुझा के भेज दिया था। मैंने तभी फ़ीस मैंने ही दी थी 1500 रुपये के आसपास की बात करने के। तो इस बार तो वो उसके पास गए। उसके पास जाने के बाद में उसने फिर समझाया कि भाई तुम सोच लो, क्योंकि अगर तूने फ़ीस दिया उसके बाद में वापस नहीं होगी फ़ीस तो, क्योंकि अब फिर फ़ीस भरने के बाद तुम बोलोगे कि यार अब हमको तलाक नहीं लेना, तो हम फ़ीस चाहिए वापस, तो वो फ़ीस वापस नहीं होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो, क्योंकि हम दोनों आपसी सहमति से वहाँ पर गए थे, है ना। तो वहाँ पे जाने के बाद में वापस वही उसका मुझे ब्लेम करना उसके सामने, वकील के सामने, बोले ऐसा है वैसा है ये वो। तो वकील भी समझ गया था। वकील तो पहली मुलाकात में समझ गया कि ये औरत बहुत ही चालू औरत है, तो वो भी इससे बात नहीं कर रहा था ठीक से। तो उसने सीधा बोल दिया इस बार तो, भले भाई ये सब तुम लोग हो गए ना, तुमको घर पे बात करके आने का, यहाँ पे क्या बात करना है वो उतनी बात करो, मेरे को इनके वो कैसा है ये कैसा है मेरे को नहीं सुनना है। ये उसने वकील ने बोला उसको मुँह पर, बराबर। तो उसने बोला, तो मैंने बोला कि अभी कितना फ़ीस है। तो उसने बोला 10,000 रुपये फ़ीस है अभी का, और 15,000 रुपये बाद में भरना है वो तलाक के बाद में, और 6 महीने में तलाक हो जाएगा। 6 महीना नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा, और ऑन पेपर तो अभी हो जाएगा, ऑफिशियली 1 महीने के अंदर हो जाएगा। तो आज से ही तुम्हारा तलाक हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला दो लोग, दोनों साइड से एक एक ना वो चाहिए, क्या बोलते हैं, जामीनदार चाहिए, विटनेस चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, विटनेस का क्या करेंगे। तो वंदना बोले कि मैं मेरे घर पे बात करके लेके आती हूँ। वो फिर पलटी मारी, बोले मैंने पूछी नहीं हूँ, मेरे घर पे पूछ के आती हूँ, पूछ के आने के बाद में बोलती हूँ। तो फिर घर पे गई। घर पे जाने के बाद में उस दिन उसको पूछ कर खाली डॉक्यूमेंट लेके आना था। वो क्या करी, घर पे गई, फिर उसके बाद ने पता नहीं क्या कान में भर दिया, भी बोली कि नहीं मेरे को अभी तलाक नहीं देना है। अब मैंने बोला कि भाई तेरे को नहीं देना था तो तूने फिर वहाँ पे फ़ीस क्यों भरवाई मेरी। तेरे को मैंने पूछा था ना, 10 बार पूछा था ना कि भाई तेरे को क्या करना है। तूने बोली कि सब ठीक है, मैंने पूछ लिया है, तो अब तू ना क्यों बोल रही है, और कैसे बोल सकती तू ना। तो बोलते कि नहीं देना है मेरे को, क्या करोगे। अब कितना दिमाग जाएगा मेरा, बताओ। यहाँ एक तो पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने जैसे तैसे करके उसको 10,000 रुपये दिए उसको, क्योंकि वो देखो उसको मेरी कीमत नहीं ना, मेरी तो कीमत है ही नहीं, मेरे पैसे की भी कीमत नहीं है, क्योंकि उसको खर्च नहीं करना है, क्योंकि उसने कमाया नहीं कभी पैसा। तो उसको तो ये चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यही बात थी उसको। तो उसने वहाँ तभी फिर पलटी मारी। फिर उसके बाद फिर मेरा दिमाग इतना गर्म था उस समय, इतना गुस्सा आया मेरे को। लेकिन मैंने बोला कि यार ये सब चीज़ें करना था तो मैं पहले ही कर देता, लेकिन ये चीज़ें कोई चीज़ें सोल्यूशन नहीं है, और ऐसा करके मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं उसके बाप को जाके समझाता हूँ। अब देखो मैं मेरे ससुराल में कभी पाँव नहीं रखता हूँ, तो मैं कभी पाँव नहीं रखता था, लेकिन मेरे को उस दिन मजबूरन मेरे को उनके घर जाना पड़ा। मैंने बात किया, मैंने बोला कि देखो मामा यार तुम्हारी लड़की का ऐसा ऐसा है, क्या करूँ मैं, कुछ समझ, वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, समझने के लिए तैयार नहीं होती, और वो ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसका बाप पता है मेरे को क्या बोलता है, उसका बाप बोलता है कि इसमें मेरी लड़की की गलती कुछ नहीं है, उसमें तेरी गलती है, और गाली देने लगा मेरे को गाली देने लगेगा, बोलो। और उनको भी गाली देने लगा जिन्होंने शादी करवाई, जैसे सुदर्शन मामा जो है वो बोले कि वो हरामी को, वो अभी मैं गाली नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोले कि वो उसको मैंने वो फलाना उसको गाली देकर बोले फलाने को मैंने बोला था कि ये लड़के से मत शादी करवाओ, ये ऐसा है वैसा है, फिर भी साले ने ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया, शादी करवा दिया, मेरी लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दिया। मेरे को इतना इंसल्ट फील हो रहा था उस समय। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई, मेरी ज़िंदगी नहीं है। उसके पास खोने के लिए क्या है, मतलब उसके पास उसने क्या खोया है यार। मैं तो अपना परिवार खो दिया हूँ, मेरे घर वालों को खो दिया हूँ, ये जो परिवार है ये भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, मैं अकेला हो चुका पूरी तरह से ज़िंदगी में। ना मैं अपने घर वालों का रहा, ना तुम लोगों का रहा, और ये तुम्हारी लड़की की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब कर लिया हूँ। ना मैं अपने घर वालों को मुँह दिखा सकता हूँ, किस मुँह से जाऊँगा उनकी तरफ, उनके पास। मैंने खोया जो भी खोया, इन्होंने क्या हो गया, इसको तो उसके माँ बाप मिल गए, उसके बच्चे तो उसके पास ही है,
ऊपर से मेरे से छुटकारा मिल गया उसको, वो अलग। तो हर तरीके से वो प्रॉफिट में ही है ना, नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। ऊपर से वो लोग मुझे ब्लेम दे रहे थे। उस समय उसका बाप मेरे को बोल रहा था कि तेरे को तो हाथ पैर तोड़वाऊंगा, मारूंगा, ऐसा भी बोला मेरे को। बोले कि तेरे तो हाथ पैर में तोड़वाऊंगा। वो मुझे बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों, मैं अकड़ बकड़ बम्बी को खेलूंगा फिर उसके साथ, वो मारेगा तो। ये दुनिया ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीफ होना कोई बहुत बड़ी गलती है यार। क्योंकि तुम अच्छे रहोगे तो कोई भी तुमको बजा के जाने की कोशिश करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, तुमको क्या मालूम है कि जो बंदूक है ना, जब तक गोली चलती नहीं तब तक वो खिलौना ही होती है ना। तो मुझे उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डरपोक हूँ। मैं जितना उतना वो उनके समझ से बहुत परे है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तकलीफ़ ये है, बात यह है कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता और उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। खैर, वो एक बात अलग है। तो उन लोगों ने मुझे, उसके बाप ने भी मेरे को ऐसी धमकी दी मारने की। तो उसको ऐसा कि मैं मार खिलवाऊंगा और मैं मार खा लूँगा, ऐसा। तो छोड़ो, खैर वो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि बेकार है टोटल। तो वो ऐसा सोचा, तो ऐसा मेरे को उसने बोला उस दिन। फिर मेरे को बहुत इंसल्ट फील हुआ उस दिन। फिर मेरे को उस दिन ये रियलाइज़ हो गया कि यार, इनके पीछे मैं क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, है ना। छोड़ दो, त्याग दो। मेरे को ऐसा था कि मेरी बीवी है, रिश्ता तोड़ना कहाँ तक शोभा देगा, आज नहीं तो कल एक ही होना है। और अभी वो गुस्से में है या ये लोग गुस्से में हैं तो समझेंगे, लेकिन इन लोग जिस तरह से मुझे जलील कर रहे थे उस समय, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा हूँ इन लोगों के पीछे। छोड़ दो। और फिर वो लास्ट दिन था जब मैं छोड़ दिया और घर पे आके उसके मैंने बोला कि भाई आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। और जिस घर में वो रहती है, उसके मकान मालिक भी को भी ऐसा बोल के रखा है। उसके मकान मालिक भी बोले कि भाई तुम यहाँ पे मत आओ करके। मैंने कहा देखो, मैंने मकान मालिक को भी बोल दिया उसके कि भाई देखो आंटी जी, मैं यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आता हूँ और ना ही कभी आया हूँ। ये तो इसकी हरकतों की वजह से झगड़ा, माहौल बिगड़ जाता है हमेशा। बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है होता है, ठीक है। तो बात यही है। तो वो लास्ट दिन था मेरा। फिर उसके बाद में मैं कम से कम कितने दिनों, मतलब अभी तक नहीं गया था। अभी समझ लो ना, आज कितनी तारीख हुई, आज अभी का टाइम देखो तो आज शायद 27 तारीख है, 27 जनवरी। और आज से कुछ 8-10 दिन पहले की बात है। तब तक मैं इन लोगों के बारे में विचार ही नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ में रहने का कोशिश किया और देखो इसका परिवर्तन देखो कितना आया है कि मैं मेंटली एकदम फ्री हो गया। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ से, क्योंकि मुझे गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति कोई नहीं था जो मेरे दिमाग में कचरा भर भर करे और मुझे गुस्सा आए जिससे मैं मेंटली हरास होता रहूँ। ऐसा सब कुछ बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लाइफ में एक अच्छी चीज़ें सीख ली। मैंने बुक पढ़ना सीखा। मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल इस वक्त, क्योंकि सही मार्गदर्शन होना ज़रूरी है अच्छे इंसान के लिए। मतलब जितना भी हो सके उतना मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने जीवन को एक लक्ष्य दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। ये सब चीज़ें कर रहा हूँ जो कि अभी तक मैंने 5-6 महीनों में किया। आई थिंक मेरे 7वें-8वें महीने के आसपास से हमारी बातचीत नहीं हो रही थी। तो 4-5 महीने, 6 महीने जो भी हुए, 4-5 महीने उसमें मैं उनसे मिला जुला नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे को ऐसा मन हो रहा था कि लोगों ने मुझे समझाया या कि यार बच्चों के से तू बातचीत कर, मिल, क्योंकि बच्चे तेरे को गलत समझेंगे तो ये सब चीज़ें होगी कि बच्चे भी तेरे से नफ़रत करेंगे, सारी ज़िंदगी नफ़रत करते रहेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लोगों की बातें ऐसी लगी कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे कम से कम मेरे बच्चों से तो बात करनी चाहिए। और मैं भी वेट कर रहा था कि मैं अपने परिवार को आपस से पाल लूँगा, सारा लोन चुकता करूँगा, फिर से अच्छी पोजीशन पे पहुँच के मैं फिर से उसे एक्सेप्ट करूँगा या उनको भुलाऊँगा। ये सोच के मैं चल रहा था अभी तक।
कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन क्या है, उनके दिल दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि आज आज नहीं, सॉरी, कल 26 जनवरी 2025 मैं कल उसके घर गया था। क्योंकि उसके उसके पहले मैंने उससे बात करी, मैंने बच्चों से बात करी। बच्चे से उसने तो मिलने से मना ही कर दिया था, पहले भी वार्निंग दी थी कि मेरे को बच्चे से मिलने नहीं देती थी वो तो। और कभी बच्चों से फ़ोन नहीं करवाया, ना ही बच्चों ने मुझे कभी फ़ोन किया। मेरा बर्थडे आया, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया। मैं लाइफ में इतना परेशान था, बीच में मैंने फिर से सुसाइड करने के लिए कोशिश करी। सॉरी, मैं दूसरे सुसाइड अटेम्प्ट की बात करता हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जिस दिन मैं वहाँ से निकला था उनके घर से झगड़ा करके, वो जो लास्ट डे था मैं बताया आपको, उस समय फिर मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैं फिर से सोचा कि अब ज़िंदगी में बचा ही क्या है। मैंने पूरी तरह से एकदम, मैं शराब पीने लग गया था। बहुत शराब को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे को शराब ही ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे संभाल लिया। सीरियसली बात बोलूँ तो लोग शराब को बुरा बोलते हैं, लेकिन वो कभी कभी किसी की ज़िंदगी में आती है तो उसे संभालने के लिए आती है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो शराब ने मुझे संभाल लिया। मैं शराब पीता था और मेरे दिन, मतलब मेरा रात निकल जाता था। और दिन में नौकरी वोकरी ढूंढना, या नौकरी मिल जाने के बाद में भी मैं शराब पीता था। शाम को सैटरडे संडे शराब पीता था, मेरा दिन निकलता था। मैं उन लोगों को धीरे धीरे करके, वो जो 4 महीने 5 महीने जो मैं उनको याद नहीं किया, मैं भूल पाया ना, तो वो इसी वजह से कि ये चीज़ें है कि मेरा समय निकल गया, मैंने भूल गया। फिर धीरे धीरे अभी मेरे को एक आध महीना हुआ है मुझे भगवत गीता पढ़ते, तो फिर मैंने उसके बाद में वो सीखा। भगवत गीता में ये सीखा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न बाप बच्चों का है, न बच्चे माँ बाप के हैं। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई भी किसी का भी नहीं है। इंसान को सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, यही सत्य है, यही अटल सत्य है। फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं क्यों इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करूं, है ना। और उसमें एक चीज़ और भी सीखी है कि अगर कोई पारिवारिक इंसान हो तो उसे कभी भी अब किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक उसकी पत्नी है। तो मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं जब से ये चीज़ मैंने जाना कि किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो मेरे पास तो स्त्री है, मेरी पत्नी है, तो मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने यही था कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मन में विचार आ रहा था कि क्यों ना मैं वापस से इन लोगों से बातचीत करके सुलह करूं, उनके मुताबिक मैं अपना जीवन को बना लूं, अपने आप को बना लूं जैसा उनको अच्छा लगता हो। कभी गुस्सा ना करे, अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छी नौकरी करे, घर की लोगों की परवाह करे, ऐसा मैं बनना चाहता था। उनके हिसाब से मैं बनना चाहता था। उनको जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा बनकर रहना चाहता था, ठीक है। और मैंने उसके लिए ही ये सब चीज़ें किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, मैं लॉयल रहना चाहता था। मैं लॉयल हूँ भी, मैं अपनी पत्नी के लिए लॉयल हूँ और लॉयल ही रहना चाहता था। इसीलिए इसी इंटेंशन से मैं वापस उनके पास मिलाप जुलाप बनने के लिए, मैं बातचीत करने के लिए गया था। बच्चों से बात किया, बच्चों ने मुझे बहुत इग्नोर किया। मैं जब मिलने गया था स्कूल में, तो बच्चे ने मेरे को सागर ने देखा, देख के मुझे नज़रें चुरा ली, ऐसे करके नज़रें चुराई और मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मेरे को बोलता है कि भाई क्या हुआ, आप क्यों मिलने आए हो मुझे, ऐसा मुझे बोला सागर ने। तो मैंने बोला बेटा मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो कुछ नहीं बोला उसने। तो मैं समझ गया कि भाई इसके दिल दिमाग में क्या भरा है मेरे लिए, ठीक है। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप मम्मी का ध्यान रखना। मैंने उससे थोड़ी देर बात करी, फिर उसके बाद में मैं चला गया। फिर को अभी 29 तारीख को बर्थडे है उसका, तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक साइकिल गिफ्ट करूं। मेरी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे परिवार है मेरे पास, तो क्यों ना मैं अपनी आदतों को सुधार कर या अपने अंदर के राक्षस को मार के उनके मुताबिक जीऊँगा तो शायद उनको अच्छा लगे, सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने कोशिश करी घर बनाने की फिर से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। सागर ने ना बोला, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी।
फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है बेटा। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत बन गया है अभी कि किसी को भी इतना फोर्स मत करो। उसे अगर अच्छा लगता है वही चीज़ करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करो। तो मैंने उसे ना, उसने बोला कि नहीं चाहिए तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। मैं बोला अगले हफ्ते में फिर आऊँगा, मैं आपसे एक बार फिर पूछूँगा। तो फिर मैं ये सैटरडे को फिर से उसके पास गया था, पर वो मिला नहीं, मतलब कल की बात है, सॉरी। तो मैंने फ़ोन किया, नहीं सैटरडे की बात है, सॉरी, सैटरडे की रात को, परसों की रात को मैंने उसे फिर फ़ोन किया। मैंने कहा कि वंदना जी मुझे बच्चों से बात करनी है। तो उसने बात कराई। बात कराने के बाद में बच्चों ने को मिलने बुलाया, बात में बाहर आए, वो लोग मिले, बातचीत किए। फिर मैंने उसे सब कुछ समझाया कि मैं बोला कि मम्मी का ध्यान रखो, पढ़ाई में ध्यान दो, वगैरह वगैरह। मोबाइल यूज़ मत करो, सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ मत करो, कोई मतलब नहीं है। समय ख़राब मत करो किसी के ये सब चीज़ों के पीछे। बातचीत करके फिर मैंने बोला था कि मैंने वंदना को भी बोला कि वंदना जी मुझे आपसे बात करनी है, जो कुछ बात करनी है, 10-15 मिनट आप मुझे समय दो प्लीज़। मैं आपको एलमा मंदिर जो है सरसपुर में, वहाँ पे मैं मिलने आऊँगा आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ आना, खाली 10-15 मिनट निकाल के कैसे भी करके आप आना, मुझे कुछ बात करनी है, ताकि कुछ बातें क्लियर करनी है। और वो 4-5 बातें ऐसी थी जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, उसको ये बातें मेरे को बतानी थी कि गाड़ी उसके नाम करना है। जो उसके पास जो मेरी एक्टिवा पड़ी है वो उसके नाम पे कर देना चाहता हूँ, मेरे नाम पर है। क्योंकि अभी और वो गाड़ी चलाएगी, कहीं पे भी चलाना आया तो भरना तो मुझे है ना। तो वो उसके नाम पे कर देना चाहता हूँ कि भाई तू देख लेना अब जो भी है। और ऊपर से अब दूसरी बात ये है कि घर का सामान, क्योंकि मैं जब निकला था उसके घर से, मैं जब अलग हुआ था तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया मेरे कपड़ों के अलावा। देखो वो एक बैग दिख रहा है, वो एक बैग है जिसमें मेरे थोड़े कपड़े हैं, बस उतना उसने मुझे दिया। उसके अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फ्रिज नहीं, पलंग नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि मेरी बात ये हो चुकी थी कि मैं अभी नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में आके लेकर जाऊँगा। और जब मैंने बाद में उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं आपको कुछ नहीं देना चाहती। तो भी मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। और एक बात है कि कि मैं जितना भी उसके लिए सेक्रीफाइस करता रहूँगा ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उसकी हद वो चाहती ही रहेगी कि मेरे को, और मतलब मैं सेक्रीफाइस करता रहूँ, उसको कोई कीमत नहीं है मेरे सेक्रीफाइस की। तो ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानेंगे। तो इसको क्या ना कि माफ़ कर दो, और ऐसी इसके लिए अच्छा सोचना बेकार है, टोटल बेकार है, टोटल वेस्ट। मैंने देखा ये चीज़ कि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये विचार था कि मेरे बच्चों कम से कम मुझे याद रखे कि मेरे पापा गलत नहीं थे। मेरे बच्चों की नज़रों में मैं कैसे भी करके मैं सही बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसने उसके दिमाग में भले क्या भी भरा हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के दिमाग में अच्छा बन के रहना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दूँ, एजुकेशन के लिए पैसे दूँ। तो इसीलिए मैंने ये एक पॉइंट लिखा था इसमें कि बच्चों को एजुकेशन के लिए जो भी होगा मैं दे दूँगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये था कि साथ में रहना है या तलाक देना है फाइनली। फाइनली का मतलब ये है कि अगर मैं सुधरता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ खामी है, इसीलिए आप लोग मेरे साथ नहीं रहते, तो मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ ना यार। मैं आप लोगों के मुताबिक बन जाऊँगा, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मतलब आप ऑप्शन तो दो ऐसा। तो वो चीज़ था कि तलाक देना है या नहीं देना है। अगर तेरे को तलाक देना है तो भाई दे दे, और अगर नहीं देना है तो बोल क्या करना है आगे, ठीक है। तो ये कुछ 4 बातें थी, लेकिन वो मैं कल गया, कल रात को, सॉरी मैंने कल परसों रात को, सैटरडे की रात को मैंने उसको बात करा बच्चों से। बच्चों को बात करने के बाद में मैंने फ़ोन पे भी मैंने वंदना जी को बोला था कि वंदना जी आप रविवार को मैं मॉर्निंग में मैं 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं वेट करूँगा आपका एलमा मंदिर में, आप आना, मुझे आपसे 15 मिनट बात करनी है। तो उसने बोला कि ठीक है। आऊँगी नहीं बोला था उसने, आऊँगी नहीं बोला था, लेकिन मैं बोला था कि आप पहले बच्चों से बात करो और उसके बाद में मैं डिसाइड करती हूँ। तो फिर उसने बच्चों से बात करने के बाद में मैंने बच्चों को बोला था कि बेटा घर जाके मम्मी से बात करने के बाद मेरे को फ़ोन करना 15-20 मिनट के बाद में।
ताकि मैं घर पहुंच जाऊँ तो मैं फ़ोन उठा सकूँ। और उन्होंने फ़ोन नहीं किया और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं वहाँ पर वेट करता रहा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। एलम मंदिर में जो एक अव्वा आती है वो साक्षी है उस चीज़ के लिए, और मेरे पास भी प्रूफ है कि मैं वहाँ पे 12 बजे तक वेट किया उसका कि वो आएगी ताकि मैं उससे बात कर सकूँ, ठीक है। लेकिन वो नहीं आई। अब नहीं आई तो अब ये वही बात हो गई कि यार मेरे को जो बात करनी है, कुछ बातें क्लियर करनी है, वो कब करूँगा फिर? ऐसे तो वो इग्नोर करती रहेगी, बात आगे बढ़ाती रहेगी, बराबर। और मेरा मेन मुद्दा ये है कि अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है और वो अकेली रह रही है और वो औरत है, तो उसे कितने भी लोग मिल जाएंगे उसको, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा सीधा सीधा इंटेंशन मेरा यही है कि भाई तेरे को अगर अलग रहना है तो ये बात तो फिक्स है कि तू अलग रहेगी तो तू तू जो चाहे वो करेगी। जो चाहे करेगी का मतलब है, समझ लो आप लोग, कुछ भी, ठीक है। तो अब तू कुछ भी करेगी और मैं तेरे लिए लॉयल रहूँ और तू मेरे लिए लॉयल ना रहे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, है ना। तुझे चाहिए कि तू आज़ाद ज़िंदगी जिए तो भाई तू तलाक ले, ख़त्म कर बात, है ना। तो तलाक ले, अलग हो, ताकि मैं भी छूटा हो जाऊँ, तो मैं भी लॉयल्टी के लिए मैं वो नहीं रहूँगा ना, एलिजिबल नहीं रहूँगा। मैं क्यों अपना खाली ये सोच के बैठूँ कि भाई मेरी पत्नी तो अच्छी है और मैं उसके लिए ही सिर्फ रहना चाहता हूँ। तो मैं वो सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं उसको बोलना चाहता था, पर वो रेडी नहीं हुई। तो अब उसका इंटेंशन कैसा है, अभी नहीं शुरू से ही, कि मुझे तलाक नहीं देना है और मेरे साथ में भी नहीं रहना है और बच्चों को भी उसको नहीं देना है मुझे, और बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा भी उसको उठाना नहीं है, वो भी मुझे उठाना है, और बच्चों से मिलने भी नहीं देना है। अब बताओ ये वैलिड पॉइंट कहाँ तक वैलिड है ये चीज़ें? वो अपने जलसे करेगी बाहर, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहेगी और नाम मेरा यूज़ करेगी कि मैं फलाने की बीवी हूँ। ये किसी को भी वैलिड लगेगा ये पॉइंट? जो भी है मन में वो क्लियर बोल। तेरे को साथ में रहना है तो तू साथ में रह, मैं तेरे मुताबिक तैयार होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेरे को अगर नहीं रहना है साथ में तो डंकी की चोट पे बोल ना, डंकी की चोट पे बोल। ये चोरों की तरह ये दोगले बातें मत कर कि भाई तेरे को मेरे को साथ में भी नहीं रहना है, तलाक भी नहीं देना है, बच्चों को भी नहीं देना है। ये कोई बात नहीं हुई, ये तेरी ख़राब नीयत बताती है। चलो आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे कर्जे में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर कर्जे में रहूँगा। भाई मैं ज़ीरो से उठकर आने वाला इंसान हूँ, मैं 5वीं पास पढ़ेला इंसान हूँ। मैं 5वीं पढ़कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से और आगे नहीं जा सकता? ये तूने भूल गई, ये उसने भूल गया, वंदना ये भूल गई कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा था और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। मेरा समय ख़राब है, मेरे पे लोन है, कर्जा है, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करता, वो मैं आज नहीं तो कल चुका दूंगा। लेकिन उसने गलत सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तूने ऐसा सोचा, कोई बात नहीं है, सोच, वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मेरे पास बहुत पैसा आया या मैं सक्सेसफुल इंसान बना, कभी भी, भगवान करे, मैं कोशिश करूँगा मैं हर तरीके से उस चीज़ को पाऊँ, कभी भी मेरे पास आना मत। मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई तू वापस आ, क्योंकि तेरा इंटेंशन तो यही है, उसका इंटेंशन यही है भाइयों दोस्तों, कि वो क्या है कि वो यही इंटेंशन के साथ अभी रह रही है कि अभी इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब उसके पास पैसा आएगा ना, जब वो सक्सेसफुल बनेगा, तब उसके पास आएंगे, पैसा मांगेंगे, पैसा निकालेंगे। ये उसके माँ बाप का इंटेंशन है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो सीधा डंकी की चोट पे सीना ठोक के बोले कि तलाक दे और ख़त्म करो बात, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे अभी। तो इसका मतलब यही निकलता है कि जलसे के जलसे यानी बकरा बकरा आ जाए और बकरी बेदम, यानी वो अपने लड़की को फ्रीडमली पूरी तरह से दे रहे हैं, भाई खुश रहे, जैसा तो ये वैसे के साथ रहना, जैसा रहना वे, लेकिन मेरे को अकेला, मेरे साथ नहीं रहना है, लेकिन नाम मेरा यूज़ करना है ना। ये आजकल की औरतों की सोच है ऐसी। तो अभी तक की बात यह है कुल मिलाकर
कि अभी केस मतलब अभी किस्सा यहाँ पे आज के अटका पड़ा है या ऐसा है कि वो मेरे को वो मेरे को तलाक नहीं दे रही है, उसको तलाक देना भी नहीं है, ऐसा उसका इंटेंशन है कि तलाक नहीं देना है और साथ में भी नहीं रहना है, बच्चों को भी नहीं देना है, बराबर गेम खेलना है, सिर्फ परेशान करना है। तो अब मैं भी एक चीज़ कल जो हुआ उसके बाद में मैंने भी एक चीज़ डिसाइड कर लिया है। मैं तो सिर्फ कल चेक करने के लिए गया था, सीरियसली कहूँ तो, कि उसके मन में क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं उसके मन में भी मेरे लिए प्यार होगा, जो इतने टाइम के बाद में मैं उसके सामने जाऊंगा तो शायद वो खुश हो जाएगी। लेकिन बहुत ही गलत विचार रखा मैंने। उसने मुझे कल फिर जलील किया। पता है मुझे क्या बोला उसने मुझे ऐसे धक्के मार के निकाला, ऐसे बातें बोली कि तुम मेरे घर में घुसे कैसे, तुम मेरे घर में आए कैसे, तुम घर से बाहर निकलो पहले, ऐसे चुटकी बजाकर घर के बाहर। मैं बोल रहा हूँ कि अरे वंदना जी, मैं आपसे बात करने आया हूँ, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट दो, बात करना है, सिर्फ बात करके चला जाऊँगा। किसी चीज़ के लिए वो तैयार नहीं, वो सिर्फ मुझे ईगो मेरा हट करना चाहते थे सिर्फ। और जैसा मैंने बताया उसकी आदत, ईगो हट करना, गुस्सा दिलाना। मेरे सामने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया उसने कल, पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। मैंने कहा बुला भाई, बुला, जिसको बुलाना है बुला। क्यों? क्योंकि मैं ना झगड़ा करने आया हूँ, ना मैंने कुछ किया है, ना मैंने उस पर हाथ उठाया है, कुछ भी नहीं। तो मैं क्यों डरूँ? मैं डर नहीं रहा था। लेकिन उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया, पुलिस आने में देर हुई तो उसने उसके भाई को फ़ोन कर दिया। उसने उसके भाई को फ़ोन किया कि भाई राजू तू आ यहाँ पर, कि तेरा जीजा आया यहाँ पे मगजमारी करने। ऐसे लोग हैं ये लोग, ऐसे लोग हैं। मैं बात करने के लिए गया था कि भाई ये जो 3-4 पॉइंट है जो क्लियर कर ले वे, तो ताकि आगे मेरे को पता चले कि भाई क्या करना है। लेकिन वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत जलील किया उसने, मुझे इग्नोर किया, मुझे जलील किया, मुझे बहुत ही ऐसा बोला कि कभी आना मत, दोबारा पाँव मत रखना। जाते जाते तक, मतलब पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था, पुलिस आने तक मैंने सोचा कि मैं रुकूंगा, मैं डरने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। लेकिन फिर मेरे को इतना बेइज्जती, इंसल्ट फील हो रहा था कि मैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। तो मैंने बच्चों को बोल दिया कि बेटा तेरी माँ को अब बुद्धि नहीं है, तेरी माँ मेरे विचारों से बहुत बाहर निकल चुकी है, कोई मतलब नहीं है हमारे रिश्ते को एक करने का। मैंने कोशिश करनी थी, मैंने कर ली और नेगेटिव रिज़ल्ट आया, और अब मैं जा रहा हूँ, अब ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अब कोई उम्मीद मत रखना बेटा। मैं इतना बोल के कल रात को मैं आ गया, और जाते जाते भी उसने मुझे बहुत ही जलील किया। फिर से फ़ोन लगाया पुलिस स्टेशन, जा रहा हो देख रहा हो, तो भी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें बोल ही रही है कि निकल यहाँ से, जा यहाँ से, भाग यहाँ से, दोबारा कभी आना मत, दिखना मत, ये सब चीज़ें कल मुझे बोला उसने। अब अगर मैं पहले की तरह अगर होता तो पता नहीं क्या होता उसका। कल रात को क्या क्या नहीं कर सकता था मैं। पर खैर छोड़ो, मेरे को कल एक चीज़ और सीखने मिली। मैंने उसे मैसेज भी डाल दिया है कि थैंक यू मेरी इंसल्ट करने के लिए, ताकि मेरे दिल दिमाग से वो चीज़ निकल गई कि जो मैं सोच रहा था कि मैं पॉजिटिव सोच रहा था। दरअसल मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि मैं कुछ कोशिश करें तो हम ये रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पत्थर पर कितना भी पानी डालो, पत्थर कभी नहीं पिघलेगा, है ना। तो मैं अपना पानी, अपना दिमाग, अपने एफ़र्ट्स कभी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वही मैंने मैसेज भी डाल दिया कि भाई मुझसे को गलती हुई तो माफ़ कर देना। और रही बात अपनी गलतियों की, अपने इस घमंड की, तो भाई अपनी बारी के लिए तैयार रहना, क्योंकि दुनिया गोल है और कर्म लौट कर जरूर आते हैं। मैं नहीं तो कोई और सही, है ना। मैं नहीं तो देखो, भगवत गीता का एक नियम है, भगवान ने कहा है कि तुम जिस चीज़ से भी लगाव रखोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। और एक चीज़ है कि कुछ दिनों से मेरे मन में जो बात करने की लालसा पैदा हो रही थी, उसी समय मेरे अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही थी कि भाई तू मत बात कर, उसके पास मत जा, मत बात कर, मत जा। लेकिन फिर भी मैंने गलती की और मैं कल बेइज्जती करके अब जलील होकर आया। बोलो।
और मेरा आज भी मेरे मन में वही आता है, मेरे कृष्ण मेरे को बोलते हैं कि भाई तू मत बात कर उससे, अपनी लाइफ पर ध्यान दे, अपने जीवन पर ध्यान दे, कोई मतलब नहीं है। गलत लोगों के साथ रहना कोई मतलब नहीं होता और उस कभी रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन इंसान को तुम्हारी कदर नहीं है और तुम उसके सामने तुम अच्छा बनना चाहते हो या उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो भाई तुम सबसे बड़े गधे हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो यार। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम अगर जिसको तुम्हारी कदर नहीं है उसके सामने तुम जाकर तुम उसके से क्या ही उम्मीद करोगे? तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता होगा? चलो मान लो कि मैं अगर वो बात हाँ भी बोल देती तो क्या हमारे झगड़े नहीं होते बाद में? इंसान की फितरत नहीं बदल सकते भाई कभी, उसकी फितरत है ऐसा, झूठ बोलना, पलटी मारना, झगड़ा। औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, औरत को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उसको घर संसार को किस तरह से चलाना चाहिए उसकी ट्यूशन लेनी चाहिए। सही बोलो तो प्रेमानंद जी महाराज की अगर वो भजन सुनती या वो प्रवचन सुनती ना, तो वो शायद समझती कि क्या होता है गृहस्थी, क्या होती है, शायद उसको समझ में आती, पति क्या होता है उसे समझ में आता है ना। लेकिन ठीक है, वो कोई बात नहीं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मेरे से भी बहुत सारी गलती हुई थी जिसकी सज़ा मैंने भुगती है। लेकिन अच्छा है कि मैं अपनी सज़ा भुगत के अभी कंप्लीट एकदम निर्मल हो चुका हूँ, पूरी तरह से पवित्र हो चुका हूँ, और जो नई ज़िंदगी है उसे मैं अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं आगे फालतू के लोगों से अटैच ना हो और अपना दिमाग और अपना समय वेस्ट ना करूँ, और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहूँ। तो हाँ, आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि अभी तक का जो भी मेरा मैटर था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जो हाँ, ये सब इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि कल को अगर कोई भी किसी के साथ भी उसको देखो, किसी के साथ भी देखो, तो ये फलाने की बीवी है ऐसा मत सोचना। मतलब ये वंदना नरेंद्र आड़की है ऐसा मत सोचना। वो वंदना नारायण कोंडा है ऐसा सोचना। वो मेरी पत्नी के हद से निकल चुकी है, अब वो उसकी बेटी, नारायण की बेटी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, मेरा उसके नाम के आगे नाम अब नहीं है, क्योंकि अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को यही मेरे को बताने के लिए वीडियो बनाना था, पूरी कहानी आपको बताना यही इसीलिए था कि आप लोगों को पूरी सच्चाई मालूम पड़े, क्योंकि आधी अधूरी सच्चाई में कुछ भी नहीं होता है ना। मैंने अब इसके अंदर क्या है कि मैंने अपनी गलतियां भी बता दी हैं और मैंने उसकी गलतियां भी बताई हैं। अब भगवान जाने, इसको जो ठीक लगे वो समझे। ठीक है, तो माफ़ करना अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो या किसी औरत को भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा।